अस्सलाम वालेकुम KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है शहर बेअमा। इस नावल की राइटर हैं समरा बुखारी। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। दिन भर घर के काम और इस पर इन ज़रा सी दो जानों की देखभाल। सच कहती हूँ अम्मा, मारे थकन के बंद बंद दुखने लगता है और ज़िंदगी से ही जी उचाट होने लगता है। नाशुक्री है तू अकीला, बस और कोई बात नहीं, अम्मा ने बड़े आराम से कह दिया। अकीला तो बस रोने वाली ही हो गई। छोटे छोटे 3 बच्चे, तिनक मिजाज सोहर जिसका दिमाग उलटते ज़रा भी देर नहीं लगती। आपको क्या पता अम्मा, उनसे तो अपने बच्चों का रोना भी बर्दाश्त नहीं होता। इतना गुस्सा करते हैं, ऐसा शोर मचाते हैं कि बच्चों बेचारों की तो आवाज़ ही गुम हो जाती है। अकीला के कुछ और कहने से पहले इसका 3 साला सलीम इधर आ गया और अम्मा नवासे को गोद में उठाकर इससे बातें करने लगी। अम्मा, आप और आबिद इतने बड़े घर में अकेले होते हैं, फिर यूं भी आबिद तो पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाने को कहता है और बाद में आप। अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि बेटे के जाने के बाद मैं तुम्हारे पास आकर रहूं तो ये नामुमकिन है। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, वो घर तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था। इतने बरस हमने वहाँ गुजारे। अब तुम्हारे अब्बा तो दुनिया में नहीं हैं, मगर मुझे इस घर से उनकी खुशबू आती है। जब तक जिंदा हूँ मैंने तो सोच रखा है उसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं अम्मा, आप गलत समझी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी, जुड़वा बच्चों की देखभाल मेरे लिए मुश्किल हो रही है। इतनी आमदनी भी नहीं है कि एक मुलाजमा ही घर के कामकाज में मदद के लिए रख लूँ। मैं कहना चाह रही थी, अगर एक बच्चा आप अपने साथ ले जाएं तो। वो बात करते हुए झिझकी कि अम्मा के मिजाज को भी जानती थी। अगर बात पसंद ना आती तो अकीला बी को बड़ी बातें सुनना पड़ती। अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, किसी सोच में पड़ गई और फिर बोली, एक बच्चा तो तुम्हारा जब से पैदा हुआ है तब से बीमार ही रहता है। वो मैं नहीं रखूँगी। हाँ, दूसरा वाला ले लेती हूँ, सेहतमंद भी है और हंसमुख भी। ठीक है अम्मा, कोई सा भी ले लें, अकीला का तो बोझ आधा हो गया। इनके बाप को तो एतराज़ नहीं होगा। अम्मा को दामाद का ख्याल आया। अरे नहीं अम्मा, वो तो खुद मुझसे कह रहे थे। देखिए ना, आप कोई गैर तो है नहीं, और फिर आपको दे देने से कोई वल्दियत तो नहीं बदल जाएगी इसकी। कहलाएगा तो तब भी इकराम का ही बेटा। ठीक है, फिर कल मैं लाहौर वापस जा रही हूँ, तुम इसकी ज़रूरी चीज़ें साथ रख देना। और मुझे ये नाम भी पसंद नहीं जो तुमने रखा है, जाकर नाम भी बदल दूंगी। क्या नाम रखेंगी भला आप इसका? अकीला ने मुस्कुराकर पूछा। मशवरा करूंगी इसके मामू से, जो वो बताएगा वही रखूंगी। चलो अच्छा है, अकेली होती हूँ सारा दिन, इतना बड़ा घर है, कभी एक कमरे तो कभी दूसरे कमरे में। वक्त है कि काटे नहीं कटता। काम करने वाली लड़की 12 बजे सफाई करके जाने लगती है तो यकीन करो, आने बहाने इसे ही रोकती हूँ, कभी रोटी का लालच देकर तो कभी कोई इधर उधर का किस्सा छेड़कर। मगर वो बेचारी भी कितनी देर बैठे, बहुत घरों में काम होता है इसे। ये बच्चा कुछ देर के लिए तो मसला बनेगा कि अभी बहुत छोटा है, मगर साल 6 महीने बाद मेरी सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच लेगा। नानी इसे ले जाने के ख्याल से खुश थीं। अकीला ने इसकी ज़रूरत की चंद चीज़ें पैक कर दीं और सुबह वो नन्ही सी जान वालदैन और भाइयों से बहुत दूर हो गई। वो तो इतना छोटा था कि इस तब्दीली को महसूस नहीं कर सकता था और ना ही इस पर एहतजाज कर सकता था। वो तो ये भी नहीं जानता था इसके साथ क्या हुआ है। नानी और आबिद मामू ने इसका नाम अशीर रखा। वो बड़ा प्यारा और हंसमुख बच्चा था। नानी ख्याल भी बहुत रखती, नए नए कपड़े सिलते इसके लिए। वो खिलौने की पहचान भी नहीं रखता था और आबिद मामू खिलौनों पर खिलौने ला रहे थे। चंद दिनों में इसकी सेहत भी पहले से बहुत अच्छी हो गई और नानी कहती, अब तो अकेला देखे तो पहचान भी ना पाए, मैंने इसे बिल्कुल राजा बना दिया है। और वो इसे राजा कहकर ही बुलाती। आबिद मामू अशीर कहते। यहाँ लाहौर में अम्मा की बड़ी बेटी 2 बेटियों के साथ रहती थी। छुट्टी के रोज़ अम्मा की तरफ आ जाती, अशीर को गोद में लेकर प्यार करती और कहती, अम्मा आप इसे बुलाती भी राजा कहकर हैं और राजा ही बनाकर रखा है। अब तो मुझे ख्याल आता है, मैं अपनी दोनों बच्चियों में से कोई बच्ची आपको दे देती तो कितना अच्छा रहता। ऐसे ही दे देती और मैं तो जैसे ज़रूर ले लेती। अकीला की तो मजबूरी थी। एक बेटा सलीम अभी बमुश्किल 3 साल का है और अब ये 2 जुड़वा बच्चे, जिनमें से एक बीमार भी रहता है। अकीला के मियाँ की आमदन कम है, मुलाजमा रख नहीं सकती और घर के काम धंधों से जान नहीं छूटती। उसने आशीर मुझे दे दिया तो मैंने इसकी मजबूरी को देखते हुए ले लिया था और अब तो लगता है बहुत ही अच्छा किया जो ले लिया। मेरा शहजादा वहाँ भला कैसे रह सकता था? अम्मा ने गोद में उठाए बच्चे का गाल चूम लिया। आशीर के बाद अब इसकी अम्मी के यहाँ 2 बच्चे और थे, शबाना और फिर छोटा सा इमरान, जो अभी सिर्फ 1.5 माह का था। इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि जाकर आशीर से मिल ही आए या माँ से कहें अब मेरा बच्चा वापस कर दें। आबिद साल में एक बार बहन के पास सरगोदा ज़रूर जाता था। साथ में आशीर की तस्वीरें भी होती और ढेरों बातें भी। तस्वीरें बताती थीं बहुत सेहतमंद बच्चा है और आबिद की बातें उसे बहुत शौक़ व शरीर बताती थीं।
बहन सुनकर खुश भी होती और मुतमईन भी। शायद मैं उसे ये खुशी न दे सकती। वह ऐसा सेहतमंद भी ना होता। यहाँ तो पैसा सोच सोच कर खर्च किया जाता है। महंगाई का दौर है, 4 बच्चे हैं, पाँचवाँ वो भी यहाँ होता तो मैं किस किस को देखती और कैसे इतने नाज उठाती। बेशक आमदन अम्मा की भी बहुत ज़्यादा नहीं। अब्बा मरहूम की पेंशन और मकान का किराया, मगर 2 अफराद हैं तो बस थोड़े से हैं। उनका गुजारा अच्छा हो रहा है। अम्मा थीं बड़ी मेहमान नवाज। इनके घर कोई न कोई आया गया ही रहता था। अशीर हर किसी से मिलता और खूब शरारतें करता। यहीं लाहौर में अम्मा के रिश्ते की नन की बेटी शाकरा ब्याही हुई थी। वो भी अक्सर ही आ जाती। वहीदा की छोटी नन की ससुराल भी यहीं थी। फिर वहीदा तो तकरीबन हर छुट्टी के रोज़ आ जाया करती थी। मोहल्ले के अक्सर घरानों से अम्मा के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यूँ दिन भर भी गहमा गहमी ही रहती और आशिर को मिलते मिलाते लोगों से एतमाद के साथ बात करने का ढंग अभी से आ रहा था। बानो वहीदा की तीसरी बेटी थी। वैसे नंबर इसका चौथा था कि 2 बेटियों नौरीन और अंबरीन के बाद नवीद था। बानो की मर्तबा वहीदा की ख्वाहिश थी कि अब नवीद का भाई आना चाहिए। लड़कियां 2 ही बहुत हैं, मगर इस मर्तबा लड़की को आना था, और लड़की भी कैसी कमज़ोर, सांवली, आम से नकूश वाली। वहीदा को तो लगा जैसे असल बोझ अब पड़ा है इस पर। चलो नौरीन और अंबरीन बहुत प्यारी सूरत की ना सही, मगर रंग तो साफ़ थे। इस बात की वहीदा को तसल्ली थी कि आजकल साफ रंगत ही हुस्न की अलामत समझी जाती है। मगर ये बच्ची, इसकी किस्मत की फ़िक्र तो अभी से लग गई थी। अम्मा ने देखा तो वो भी देखते ही बोली, हाय हाय वहीदा, इस बार तुम किसे देखती रही? अरे हमारे ख़ानदान में तो दूर दूर तक ऐसी काली रंगत और ये नाक नक्शा किसी का नहीं है। पता नहीं अम्मा, मैं तो खुद हैरान हूँ। ख्वाहिश तो की थी बेटे की, चलो वो नहीं तो अच्छी सूरत वाली बेटी ही मिल जाती। ये तो मुझे अभी से फ़िक्रमंद कर रही है। आजकल तो अच्छी सूरतों वालियाँ भी मुश्किलों से ब्याही जाती हैं। क्या बनेगा इसका? और बच्ची की नानी ने तसल्ली देने के बजाय अफसोस के अंदाज में सर हिला हिला कर वहीदा के दुख को और भी बढ़ा दिया। बड़ी दोनों बच्चियों के नाम तो बड़े प्यार और शौक से नौरीन और अंबरीन रखे थे। इससे किसी को दिलचस्पी नहीं थी। सबसे पहले नवीद ने ही अपनी मुन्नी सी बहन को बानो कहकर बुलाया, और फिर घर वालों ने भी यही नाम रख दिया। पहले 3 बच्चे घरदारी के जॉइंट फैमिली सिस्टम था। सास और एक आवारा देवर भी साथ रहते थे। वहीदा को बच्ची के लिए फुर्सत नहीं मिलती थी, मगर पालने वाला तो खुदा है। वो भी किसी न किसी तरह पल ही गई। कभी किसी बहन को प्यार आ गया तो इसने गोद में ले लिया। कभी दादी को रोती बच्ची पर तरस आया तो वो गोद में लेकर झुलाने लगी। मगर तशंगी तो कहीं अंदर, बहुत अंदर रह गई। इस कभी कभार की मोहब्बत से भला प्यार की भूख कैसे मिट सकती थी? और जो समझदार हुई तो इस तिश्नगी ने बड़ा ख्वार कराया। बहन भाई प्यार से पास बुलाते, बानो गुड़िया ज़रा इधर आओ, बात तो सुनो, और ऐसे मीठे लहजे पर वो तो जान कुर्बान करने को भी तैयार हो जाती। और वो मतलब निकलवा लेते। कभी भाई के मोज़े धो रही है तो कभी बहन के कपड़े सेट करके अलमारी में रख रही है। दादी को भी अक्सर ज़रूरत पेश आती रहती, और बहुत छोटी उम्र में बानो ने बहुत से काम करने सीख लिए। एक रोज़ अब्बा के दोस्त आए, चाय बनाने को अम्बरीन से कहा। उसने बानो गुड़िया कहकर काम इसे सौंप दिया, और गर्म चाय से उस रोज़ उसका हाथ जला। तब अम्मी ने हमदर्दी के बजाय गुस्सा ज़्यादा किया। अम्बरीन को डांटा तो ये भी कहा, वो तो पहले ही पता नहीं कहाँ से ऐसी सूरत लेकर पैदा हो गई है। अब तुम हाथ पाँव जलाकर मज़ीद दाग लगा दो। अम्मी मेरा क्या कसूर, मुझे क्या पता चाय गिरा लेगी। अम्बरीन सफाइयाँ पेश कर रही थी और बानो गुमसुम बनी खड़ी थी। तकलीफ़ का एहसास भी जैसे भूल गया था। क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ और चाय गिरने से और भी ज़्यादा बुरी शक्ल की हो जाऊंगी? इसने अपने सामने पतले चाय से जलने वाले हाथ की तरफ देखा और दिल बुझ के रह गया। अम्मी हर छुट्टी के रोज़ नानी की तरफ जाती थीं। कभी अम्बरीन को ले जाती, कभी नवीद या नौरीन साथ होते। इसकी बारी बहुत ही कम आती थी कि वो छोटी होने के बावजूद ज़िद नहीं करती थी। इसे ज़िद करना आता ही ना था। आबिद मामू ने अपनी सालगिरह मनाने का प्रोग्राम बनाया था और फ़ोन कर कर के सबको आने की ताकीद की थी, और वो तकरीबन 1 साल के बाद नानी की तरफ जा रही थी। इसे नानी के घर जाना अच्छा लगता था। कितना बड़ा सा घर था नानी अम्मा का। वहाँ 4 दरख्त थे, एक जामुन का, एक आम का और एक नीम और बेरी का। बच्चे तो इन्हीं की छाँव तले खेलते रहते। नानी के घर के बरामदे में गोल गोल ईंटों का सुर्ख फर्श था, जो बहुत साफ सुथरा और चमकता हुआ दिखाई देता था। और वो जब नानी के घर जाती तो इन 4 दरख्तों के बाद इसे ये बरामदा ही अच्छा लगता था। आबिद मामू की सालगिरह बस एक शुगल मिलने मिलाने का बहाना ही था। इनका जी चाह रहा था रिश्तेदारों और मिलने वालों को अपने घर बुलाएं। 100 सालगिरह मना डाली।
नौरीन और अंबरीन बहुत पुरजोश थीं। इनकी कई रिश्तेदार दोस्त लड़कियां भी आ रही थीं और इन दोनों की ख्वाहिश थी कि बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर जाएं। मानो की तो कोई ऐसी दोस्त ना थी, फिर इसकी अभी वो उम्र भी कहाँ थी जहाँ लिबास की अहमियत होती है। चमकते दमकते कपड़े अच्छे तो लगते थे, मगर इनका अपने पास ना होना अभी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं करता था। आबिद मामू की सालगिरह में शिरकत की तैयारियां जो कई दिन से जारी थीं, आखिरकार हफ्ते की शाम को इनका अख्ताम हुआ। नौरीन ने सब सिल्क का सूट पहना, जिस पर सुनहरे सितारों से गला बना हुआ था, और अपनी उम्र के हिसाब से चमक-धमक ही इसके लिए सब कुछ थी, और ये सूट पहनकर खुश थी। नौरीन जैसा ही काम अम्बरीन के सूट पर भी था, बस इसके सूट का रंग सुर्ख था। बानो को अम्मी ने वो फ्रॉक पहनाई थी जो इन्होंने अपने एक सूट से बनाई थी। असल में इनका एक सूट जो अभी अच्छी हालत में था, इस्त्री करते हुए जल गया था, और अब इसका बेहतरीन इस्तेमाल यही था कि काट कर बानो का सूट बना दिया जाए। प्रिंटेड सूट था, इसमें दोनों बहनों के जोड़ों जैसी चमक नहीं थी। मगर भानु बोली कुछ नहीं, खामोशी से अपना सूट पहन लिया। जिस वक्त वो नानी अम्मा के यहाँ पहुंची, इनकी फूफो आबदा अपनी दो बेटियों और दो बेटों के साथ पहले से मौजूद थीं। ज़रा देर बाद ही आंटी शाकरा भी अपने बच्चों के साथ पहुंच गईं। आबिद मामू सफ़ेद कल्फ लगे कुर्ते शलवार में खूब इतराते और हर किसी से मजाक करते फिर रहे थे। इनका लाडला भांजा भी पेश पेश था और हर मजाक में मामू का मुकम्मल हाथ बटा रहा था। शाकरा आंटी, आबदा फूफो के बच्चे मानों से उम्र में बड़े थे, और बड़े बच्चे अपने से छोटों को कहाँ अपने साथ खेल में शरीक करते हैं। फिर कुछ और बच्चे भी आ गए और चंद बच्चे बानों के हम उम्र भी निकल आए और इधर उधर भाग दौड़ का खेल शुरू हुआ। हाँ, ये ग्लास किससे टूटा? आबदा फूफो की अनिला ने शोर मचा दिया। इस वक्त बानो ही ग्लास की बिखरी किरचियों के करीब थी। सब ने इल्ज़ाम इसके सर लगाया और खूब ही डांट डपट की। इसका दिल सहम के रह गया। सबकी डांट ने शर्मिंदा भी बहुत किया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो होंठ काटने लगी। देखो तो इस वक्त बानो की शक्ल कैसी लग रही है। अनम ने मजाक उड़ाया था और फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े थे। बानो का दिल चाहा वो यहाँ से चली जाए, सब बच्चों से दूर, कहीं जाकर छुप जाए, मगर इसकी टांगों में इतनी सकत ही नहीं थी। वो सर झुकाए वाकई एक मुजरिम की तरह खड़ी थी। अम्बरीन इसे भी अच्छे से कपड़े पहना देती, किसी ने कहा था, और फिर कोई दूसरा बोला था, क्या फ़र्क पड़ता, सूरत तो यही रहती। और तमाम बच्चे हंसी से बेहाल होने लगे। ये बेचारी रो रही है, शर्म करो कुछ। ये अशीर था जिसने सबको एहसास दिलाना चाहा था, और फिर करीब आकर चमकाते हुए बोला था, अगर ग्लास टूट गया तो क्या हुआ? अभी सुबह मुझसे पूरे 3 ग्लास टूटे हैं। मैं तो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हूँ। इतने सारे अजनबियों में एक दोस्त, एक हमदर्द। बानो ने तशक्कर भरी नज़रों से इसे देखा। वहाँ इसके लिए बस थोड़ी सी हमदर्दी थी और कुछ भी नहीं। वो एक ऐसे लड़के का चेहरा था जिसे दुखों से कोई वास्ता नहीं था, जो मोहब्बत के साए में पल रहा था, और जिसे नानी और मामू ने भला का एतमाद दिया था। वो ना किसी से डरता था और ना ही अपनी बात कहते झिझकता था। बानो का जी चाहा वो कह दे, ग्लास मैंने नहीं तोड़ा, मगर वो कह नहीं सकी। सब बच्चे फिर से अपने अपने खेलों में मशगूल हो गए और वो वहाँ इन कुर्सियों के पास अकेली रह गई। मगर अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। आशिर इससे बड़ा था और बड़े बच्चे छोटे बच्चों से कब ज़्यादा बात करते हैं। वो इन्हें अहमक और ख़ुद को अक्लमंद साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मगर फिर भी बानो का जी चाहा वो आशिर के पास जाए और पूछे, आशिर भाई, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? यह आशिर और बानो की पहली मुलाकात तो नहीं थी। वो आबिद मामू के साथ कई बार इनके घर आया था। इसके तीनों भाई बहनों के साथ हंसता खेलता था, मगर वो इनकी बातों में, इनके खेलों में कभी शरीक नहीं हुई। इसे ना तो तेज़ दौड़ना आता था और ना ही वो इन सब की तरह बोल सकती थी। बात बेबात कह भी नहीं लगाती थी कि जब वो हंसती तो सब मजाक उड़ाते, कहते, देखो चुड़ैल हंस रही है, बस करो बानो, हमें तो डर लग रहा है। इसके गोरे गोरे बहन भाई ऐसे ही मजाक करते और वो हर किसी के सामने आने से कतराती थी। स्कूल में लड़कियां कहती, बानो तुम्हारी दोनों बाजियां तो इतनी गोरी हैं, तुम किस पर गई हो? इब्तिदाई क्लासों के ये छोटे बच्चे भी खूबसूरती बदसूरती को पहचानते थे। इन्हें वही मिस अच्छी लगती जिसकी शक्ल अच्छी होती। एक बार एक काली सी मिस इन्हें मैथ पढ़ाने आ गई थी और बानो से अगली सीट पर बैठी प्यारी सी नाजिया ने कहा था, ये तो बिल्कुल बानो जैसी हैं। और फिर क्लास में बच्चे मुंह पर हाथ रखे देर तक चुपके चुपके हंसते रहे थे और बेचारी बानो सर झुकाए शर्मिंदा सी बैठी थी। कभी भी किसी ने इसका साथ नहीं दिया, ना घर में ना स्कूल में, यहाँ तक कि इसकी सहेली भी कभी कभी मजाक कर जाती, कह बैठती, देखो मेरा हाथ कितना गोरा और बानो तुम्हारा कितना काला है, और बानो हाथ हटा लेती। आज अशीर ने इतने लोगों के सामने इसका साथ दिया। बानो का दिल बेहद मशकूर था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था
वो आशिर भाई का ये एहसान कैसे उतारे। उसके गले में सफ़ेद मोतियों की माला थी जो दादी अम्मा ने ईद पर इसे लेकर दी थी। इसको ये माला बहुत पसंद थी। आज वो बहुत शौक से पहनकर आई थी और अब सोचा था वो ये माला आशिर भाई को दे देगी और इनसे पक्की वाली दोस्ती कर लेगी। आशिर के तो इतने दोस्त थे, यहाँ वहाँ वो हर जगह हंस बोल रहा था और बानो इसे देख रही थी। 2 बार इसने अपने गले से माला उतारी और मुट्ठी में लिए इस कोशिश में रही कि आशिर के करीब जाकर इसे दे, मगर इतने लोगों के दरमियान कैसे वो ये तोहफ़ा आशिर भाई को दे सकेगी। झिझक आड़े आती रही। आबिद मामू ने खूब बड़ा सा केक तालियों, हंसी और बातों के दौरान बड़े खुशगवार मूड में काटा और फिर पहला टुकड़ा अपने करीब खड़े प्यारे भांजे अशीर इकराम के मुंह में डाल दिया। मामू कुछ मज़ा नहीं आया, एक और डालें। वो शोर मचा रहा था, ये जो इतने सारे इधर नज़रें लगाए खड़े हैं, पहले इन्हें तो दे दूं। आबिद मामू ने पीस काटते हुए जवाब दिया, नहीं मामू पहले मुझे, मेरी नज़र सबसे ज़्यादा तेज़ है, इन्हें हजम नहीं हो सकेगा। वो कह रहा था और आबिद मामू ने वाकई दूसरा पीस भी उसे दे दिया। नानी अम्मा केक कुछ सख्त है, आपसे चबाया नहीं जाएगा, क्या ख्याल है आपके हिस्से का भी मैं ले लूं? वो कह रहा था और नानी अम्मा खूब हंस रही थीं। फिर आबिद से बोली, मेरे हिस्से का भी मेरे राजा बेटे को दे दो अम्मा, इसे और मिल जाएगा, आप खाएं अपना हिस्सा। आबिद मामू मुस्कुराकर कह रहे थे और नन्ही बानों को आशीर भाई पर कितना रश्क आ रहा था। सब इनसे कितना प्यार करते हैं। मैं तो अगर कोई चीज़ मांग लूँ तो घर में सभी डांटने लगते हैं, कहते हैं ये भूखी है, बदतमीज़ है, इसकी नीयत नहीं भरती। और आशिर भाई की बात पर सब हंसने लगे हैं। नानी अम्मा तो इन्हें अपना हिस्सा भी देने को तैयार हो गई हैं। मामू ने 2 बार केक दिया है और कह रही हैं तीसरी बार भी इसे दे दूंगा। आशिर भाई खूबसूरत भी तो बहुत है, इनका रंग कितना गोरा है और ये जब हंसते हैं तो कैसे प्यारे लगते हैं। चाय के बाद रात का खाना भी अम्मा की तरफ था। चाय के बाद बड़े बातों में और बच्चे एक मर्तबा फिर खेल कूद में मसरूफ़ हो गए। आशिर 2 मर्तबा किचन में चक्कर भी लगा आया। एक बार वापसी पर हाथ में कबाब था, दूसरी बार छोटी सी प्लेट में खीर थी। खा रहा था और यहीं से आवाज़ें देकर मुलाजमा से कह रहा था, मासी लगता है तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। कितने खेल खेले गए। वो और इस जैसे दूसरे बच्चे बड़े बच्चों से अलग बैठे थे। यहाँ भी सब छोटे बच्चे अपनी दिलचस्पी की बातों और खेल में लगे थे और वो सोच रही थी ये मोतियों की माला मैं आशिर भाई को कैसे दूंगी। खाना खाने के बाद आबदा पुप्पो और शाकरा आंटी वापस चली गईं। मोहल्ले से आने वाले बच्चे और ख़वातीन भी इजाज़त तलब करने लगे। अम्मी हम लोग ज़रा ठहर कर जाएंगे। नौरीन का दिल अभी घर जाने को नहीं चाह रहा था। वहीदा इतने रोज़ बाद तो आई हो, सब बच्चों को लेकर आज रात इधर ही ठहर जाओ। नानी के कहने की देर थी, सब बच्चे भी यहीं रात गुजारने की ज़िद करने लगे। वहीदा ने पहले बच्चों को डांटा, फिर माँ से बोली, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, मगर इनके अब्बा को सुबह ऑफिस जाना है, इन्हें तकलीफ़ होगी। घर में तुम्हारी सास हैं और वो अच्छी खासी सेहतमंद हैं, सुबह बेटे के लिए नाश्ता तो बना ही लेंगी। वहीदा ने कुछ देर सोचा तो आशीर ने जैसे लालच देने को कहा, खाला आप लोग रुक जाएं, हम रात को एक बार फिर खाना खाएंगे। खाने की बात नहीं बच्चे, रुकूंगी तो अम्मा के प्यार में रुकूंगी। ये और बात कि जब रात को ये लोग यहाँ ठहरे तो वहीदा खाला ने ना सिर्फ खाया बल्कि डट कर खाया और इस बात को आशिर और आबिद ने ख़ास तौर पर नोट किया। दोनों देर तक हंसते रहे। आशिर भाई बातें बहुत अच्छी करते हैं। उसने अब तक बानों का मजाक नहीं उड़ाया था तो वो इसे बहुत बुलंदी पर नज़र आ रहा था। सुबह ये लोग वापस जाने की तैयारियों में थे। आबिद मामू टैक्सी लेने गए हुए थे और नौरीन अम्बरीन आशिर से वादा ले रही थीं वो इनके घर ज़रूर आएगा। वो बराबर इस्बात में सर हिला रहा था, तुम हमेशा ऐसे कह देते हो, आते कभी नहीं हो और तुम लोग इसीलिए तो इतना इसरार कर रही हो। पता है मैंने आना तो है नहीं। हाय हम कोई ऐसे हैं, हम तो बड़े खलूस से बुला रहे हैं। नवीद ने बताया, मामू टैक्सी ले आए हैं और आप सबको बुला रहे हैं, कहते हैं जल्दी आ जाओ। ज़्यादा तफसील से मिलने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग 7 समंदर पार नहीं जा रहे। आशिर भाई ये आप रख लें। अम्बरीन और नौरीन नानी से मिल रही थीं। बानो ने झिझकते हुए हाथ में पकड़ी माला आशिर की तरफ बढ़ा दी। ये क्या है बेबी? इसने हैरान होकर इसकी बंद मुट्ठी की तरफ देखा और बानो ने इसके यूं प्यार से बुलाने पर इसकी जानिब निगाह की। बेबी, कितना प्यारा लगा था ये लफ्ज़। घर में मैंने जब इस पर खफा होती तो काली चुड़ैल कहकर डांटती और जब मूड अच्छा होता तो बानो या बनी। गुड़िया तो कभी किसी ने नहीं कहा। बेबी तो बड़ी प्यारी नाजुक नाजुक सुनहरे बालों वाली होती है। इसे पड़ोस में रहने वाली बेबी याद आ गई। इसमें क्या है गुड़िया? आशिर इसकी खामोशी पर दोबारा पूछ रहा था। बस आप रख लो भाई। उसने आशिर का हाथ पकड़ा और माला उसके हाथ में रखकर दौड़ आई और फिर घर आकर वो इसकी आमद का इंतज़ार करने लगी थी। दिन गुजरते रहे, वो नहीं आया। अम्मी एक बार नवीद के साथ और एक मर्तबा अम्मी और अब्बा नानी की तरफ गए। अम्मी, आशिर भाई का क्या हाल था? इसने बड़े इश्तियाक से सवाल किया था।
तौबा, वो लड़का इतना बोलता है, ऐसा हंसाता है। अम्मी इसका जिक्र बड़े प्यार से करती थीं और बानो को अच्छा लगता था। वो मुझे बेबी कहकर बुलाते हैं। जब भी ये सोचती कितनी खुशी होती थी दिल को। अम्मी, अब जब आप नानी के घर जाएंगी तो मैं आपके साथ जाऊंगी। इसने बहुत दिन पहले से ही कह दिया था, मगर कुछ ऐसा हुआ कि अम्मी इस इतवार को गई ही नहीं। फिर अगली मर्तबा पुप्पो इनके यहाँ आ गई और इसके और सब बच्चों के स्कूलों में इम्तहान शुरू हो गए। अब तो कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2 माह बाद अशीर इनके घर आया नानी के साथ। वो स्कूल से वापस आई थी। बड़े कमरे से खूब बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो घर आने वाले मेहमानों के सामने कम ही जाती थी। कभी अम्मी तारुफ के लिए बुलाती, बच्चों को मिलाती तो इसे घबराहट होती, सख्त शर्म आती। वो अगर मिलने चली भी जाती तो जाकर कोई बात ना कर सकती और आने वाले ऐसी परसुकून बच्ची को देखकर हैरान होते। फिर इसके कमज़ोर से वजूद पर निगाह डालकर यही कहते अम्मी से, क्या आपकी ये बच्ची बीमार है? और अम्मी बेचारी कितनी शर्मिंदा हो जाती थीं अपने 3 प्यारे बच्चों के दरमियान इस सांवली रंगत वाली कमज़ोर खामोश तबा सहमी सहमी सी बच्ची की वजह से। कभी वो कह देती, नहीं बस ये है ही ऐसी, खाती तो सब कुछ है मगर फिर भी सेहत नहीं बनती। किसी से कहती, हाँ ये बीमार रहती है, और कभी ये बात अनसुनी करके दूसरी बात करने लगती। इसने सोचा, आई होंगी अम्मी की कोई दोस्त, मैं तो सामने नहीं जाऊंगी, कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी, ताकि किसी को पता ही न चले कि बानो स्कूल से आ गई है। इसे भूख भी लग रही थी, मगर लोगों का सामना करना भी तो बड़ा मुश्किल काम था। वो मेहमानों की वापसी की मुंतज़िर कमरे में कभी इस जगह बैठ जाती, कभी उस जगह। बार बार पर्दा हटाकर खिड़की से झांक भी लेती कि शायद अब वो लोग जा रहे हों। अम्बरीन नौरीन की हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। फिर कदमों की चाप भी उभरी। इसने इस उम्मीद के साथ कि यकीनन मेहमान अब वापस जा रहे हैं शुक्र अदा किया, मगर फिर जब नज़र दोनों बहनों के साथ आशीर पर पड़ी तो खुशी की इंतहा नहीं रही। वो झट कमरे से बाहर आ गई। आशीर भाई आप आए हैं? वो बाहर आई तो एक जोश के साथ थी, मगर अब आशीर से ज़्यादा अपने भाई बहनों से झिझक गई थी। वो मेहमानों के जाने के बाद मजाक भी तो बहुत उड़ाते थे। ये तो यूं बैठी थी, ये यूं बोल रही थी। इसकी नकल नवीद उतारता और दोनों बहनें हंसती जाती। और जो नवीद घर पर न होता तो फिर इसके आने पर अम्बरीन बानो की सारी हमाकतें इसे सुनाती थी। जी ये मैं ही हूँ, क्यों तुम्हें कोई और लग रहा हूँ? और दोनों बहनों ने हंसना शुरू कर दिया। बानो सर झुकाए शर्मिंदा सी खड़ी हो गई। शर्म नहीं आती छोटी बहन का मजाक उड़ा रही हो? इसने दोनों से कहा और बानो का झुका सर उठ गया। वो आशीर की तरफ देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो अच्छी लड़की? वो मुस्कुराया। अच्छी लड़की? तुम इसे अच्छी कहते हो? ज़रूर तुम्हारी नज़र कमज़ोर है, अच्छी लड़कियां ऐसी होती हैं भला। दोनों फिर हंसने लगीं। क्यों, क्या बुराई है इसमें, इतनी प्यारी तो है। आशीर को वाकई इस सहमी सी बच्ची पर तरस आया था और दिल रखने को इसे प्यारा कह दिया था। उसे ये नहीं मालूम था आज कितनी बड़ी खुशी इसने नन्ही बानों की झोली में डाल दी है। वो एक खुशबाश और दलेर बच्चा था। इसे दूसरों के रवैये की कोई ख़ास परवाह नहीं होती थी। नानी के घर में वो इकलौता बच्चा था, अपनी मर्ज़ी का मालिक। जिस चीज़ को जी चाहा खा लिया, जो पहनना चाहा आबिद मामू ने ख़रीद दिया। रोक टोक तो थी ही नहीं। इस पर अभी कम उम्र था, मगर शाकरा आंटी कई बार नानी से कह चुकी थी, ममानी आप थोड़ा कंट्रोल भी रखा करें, बच्चे की अक्ल बहरहाल कच्ची होती है, हर बात मानती हैं आप इसकी। यूं ये बात मनवाने का आदी हो जाएगा, अच्छी बुरी जो भी कहेगा पूरी करवा कर दम लेगा और फिर आप ही लोगों के लिए मुश्किल होगी। अम्मा को शाकरा की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं। शाकरा के जाने के बाद खूब ही बोलती, लो भला हमने कभी इनके बच्चों पर एतराज़ किया है जो ये ऐसी बातें बनाती हैं? और मैं कोई पहला बच्चा तो नहीं पाल रही, अपने भी तो 3 पाले हैं और वो बिगड़े हैं जो ये बिगड़ेगा। मेरी बच्चियों की तो इनके ससुराल में भी तारीफ़ होती है और आबिद है तो वह इकलौता बेटा होने के बावजूद ऐसा सुलझा हुआ और फरमाबरदार। क्या इन तीनों की तरबियत शाकरा ने की है जो अब अशीर की ज़ात में कीड़े निकालती है और मेरी तरबियत पर बातें बनाती है? यूं तो शाकरा बेगम से इनको बड़ा प्यार था, बस जब वो अशीर की कोई बात कर जाती तो इन्हें गुस्सा आ जाता। मामू आप बड़े ही बेईमान हो, सच्ची शैतान भी तो आपसे पनाह मांगता होगा। इसे ना मेरी बुजुर्गी का लिहाज है, ना मेरे और अपने रिश्ते का एहतराम। मुझे शैतान का भी उस्ताद बता रहा है, तो इसमें कसूर किसका है? तुम कभी बड़े बने हो इसके साथ तो ये तुम्हें बड़ा माने भी। अम्मा आप हमेशा कसूर मेरे साथ डाल देती हैं। अच्छा बस करो अब ये फजूल की बहस, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, नमाज पढ़ लो। चलो राजा शाबाश, तुम भी उठो। नानी वक्त निकला नहीं जा रहा, निकल चुका है। आशीर ने गाँव तकिए से टेक लगाते हुए जवाब दिया। असर का वक्त तब तक रहता है जब तक सूरज की रोशनी बाकी होती है और बाहर अभी काफ़ी रोशनी है। नानी ये रोशनी सूरज की नहीं, मैंने आज दोपहर को ही गेट वाली ट्यूब
ऑन कर दी थी। असल में आज रोशनी कुछ कम थी, सूरज कुछ मैला-मैला सा था तो इसलिए। जितनी देर में बातें बना रहे हो, इतनी देर में तो नमाज़ भी पढ़ लेनी थी तुमने बेटा। मेरी जान ये अच्छी बात नहीं, नमाज़ों में कभी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। नानी कितनी बार तो आपसे कहा है मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं पक्का नमाज़ी बन जाऊँ। अब या तो आप दुआ नहीं करती या फिर आपकी दुआओं में असर ही नहीं है। तो और क्या अम्मा, मैं भी आशीर के दूसरे वाले ख़्याल से मुत्तफ़िक हूँ। कितनी बार कहा है दुआ करें। इस घर में चाँद से दुल्हन उतरे और यहाँ चाँद की क्या चुड़ैल सी भी नहीं उतर रही। आबिद मामू ने आप भरी, नहीं खैर चुड़ैल तो रोज़ उतरती है, अब आपको दिखाई न दे तो दूसरी बात है। कौन किसकी बात कर रहे हो? आबिद समझा नहीं। यही अपनी खैरा की, जब करीब से गुजरती है ऐसी खुशबू उड़ाती है कि दिलो दिमाग झंझना उठते हैं। अच्छा, अब मेरे लिए वही रह गई है अम्मा। मना करें इसे, फिर कल को आप ही गिला करेंगी। गली गली कूड़ा करकट उठाने वाली को मेरी बहू बना दिया। तेरे मुंह में खाक, कान खोल कर सुन लो। किसी ऐसी वैसी से शादी कर डाली तो पहले 100 जूते लगाऊंगी, फिर घर से बाहर निकाल दूंगी। जूते लगेंगे किसको, मामू को या इनकी दुल्हन को? वजाहत कीजिए प्लीज़। आशीर की बात इन्होंने नहीं सुनी। आबिद को ऐसा करने की सूरत में मज़ीद ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ देती अपने कमरे में चली गई। चलो यार मामू, क्रिकेट खेलते हैं। रहने दे यार, फिर तू हार जाता है तो 2 दिन मूड बिगड़ा रहता है। अरे वाह, कैसा अच्छा मजाक किया है आपने। मैं और आपसे हारूंगा? अपनी कॉलेज टीम का कैप्टन हूँ मैं, और पता है लड़के। अरे चल अब शेखियाँ ना मार, ये बता तुझे क्रिकेट खेलना सिखाई किसने है? किसी ने नहीं, ये अल्लाह की देन है। एहसान फरामोश, वो मैं था जो इस वक्त से तुझे सिखा रहा हूँ, जब तुझे ठीक से चलना भी नहीं आता था, और तुझे चलना भी मैंने ही सिखाया है। जी हाँ, अगर आप ना होते मामू, मैं तो अब तक बिस्तर पर पड़ा हर एक की मिन्नतें कर रहा होता कि प्लीज़ मुझे चलना सिखा दो। अच्छा बकवास ना कर, ये बता बाजी अकीला का ख़त आया था? क्या लिखा है उन्होंने? नानी के नाम था, काफ़ी लंबा चौड़ा ख़त था, मगर बोर। फ़लाँ को बुखार है, फ़लाँ को खांसी है, मैं भी बीमार हूँ, वो भी लाचार हैं, वगैरह वगैरह। आखिरी लाइन से पहले मेरा हाल पूछा था और साथ ही उम्मीद ज़ाहिर की गई थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँगा, और आखिरी लाइन पर आपका हाल पूछकर सलाम लिखा हुआ था। बड़ी बेमुरवत हैं अकीला बाजी। क्या था अगर ख़त के शुरू में ही मेरा हाल अहवाल पूछ लेती? क्यों, इससे क्या सेहत पर ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है? आशीर हंसा। क्या ख्याल है तुम्हें? छुट्टियां हो रही हैं, लगा लें चक्कर एक अदद बाजी अकीला के पास भी। ना, मुझे तो माफ़ ही रखें, गया तो था चंद महीने पहले। इतना ज़रा सा घर, शोर हंगामा, और फिर वो खाना भी बहुत बदमज़ा पकाती हैं, और जो ना खाओ तो बुरा मानती हैं कि अल्लाह की नेमत ज़ाया कर दी है। ध्यान से बांझे, तुम इस वक्त अपनी अम्मी की बात कर रहे हो। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो फिर टोकें, और मुझे तो मेरी प्यारी नानो जान ने पाला है। मेरे लिए वही सब कुछ है, और इनके बाद आपका नंबर आता है प्यारे मामू। जीते रहो प्यारे भांजे, और जब तक जियो मेरी मोहब्बतों को याद रखना। मामू ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको पता तो है मैं कितना बेमुरवत हूँ। हाँ, बेमुरवती से याद आया, कल मैं शाकरा आपा की तरफ गया था। वो गिला कर रही थी कि आशीर को कभी हमारे घर आने की तौफीक नहीं हुई। इसकी मोहब्बत बस मुंह देखे की है, और महक भी तुमसे काफ़ी नाराज़ थी, कह रही थी अब अम्मी ही आएंगी आपकी तरफ, मैं तो नहीं आऊँगी। फिर आपने क्या कहा? आशीर ने मज़ीद इत्मीनान से बैठते हुए पूछा। मैंने शाकरा आपा के ख़यालात से मुकम्मल इत्तेफाक किया। जो कुछ उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा, मैंने पुरज़ोर अंदाज में न सिर्फ तायद की, बल्कि एक दो मज़ीद किस्से भी इन्हें सुनाए। और महक की बात सुनकर मैंने खुशी का इजहार किया कि चलो एक मेहमान तो कम हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा मामू, मुझे आपसे हमेशा ऐसी ही उम्मीद रहती है। और अब प्लीज़ वो चाय का कप जो महक के ना आने की वजह से बच रहा है, मुझे बनवा दें। मासी यकीनन अभी किचन में है, बेचारे बर्तनों को पटकने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है आशीर। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि जाओ जाकर मेरे लिए चाय का ऑर्डर दो। आबिद भी इसके बराबर में लेट गया। कैसे बेमुरवत संगदिल मामू हैं आप। ये ज़रा दूर तो किचन है, और फिर मासी खुदा के फजल से बहरी भी नहीं है। आप यहीं से आवाज़ लगा दें, सुन लेगी। इधर आबिद ने आवाज़ लगानी शुरू की, माँ। और इधर अम्मा नमूदार हो गई। ये क्या बदतमीज़ी है, क्यों शोर मचा रखा है? इतना भी ख्याल नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ? अम्मा, ये सारा कसूर आपके इस लाडले का है जो अब मासूम सूरत बनाकर बैठ गया है। आबिद ने शर्मिंदा होकर आशीर को घूरते हुए बताया। हाँ, और तुम नन्हे बच्चे, राजा ने जो कहा आंखें बंद करके लगे अमल करने। तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए ना कि खुद इसकी बातों पर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो। उल्टी सीधी हरकतें नहीं तो अम्मा, मैं तो ज़रा माजी को आवाज़ देने लगा था। अभी माँ ही कहा था कि आप आ गई। नानो समझी होंगी आप मॉडर्न हो गए हैं, आप इन्हें मामा जान कहेंगे। नमाज पढ़ ली तुमने? इन्होंने आशीर से पूछा।
दुआ की थी आपने, वो उल्टा इनसे पूछने लगा। दुआ तो मैं तुम दोनों के लिए हर नमाज में करती हूँ, तो बस फिर फ़िक्र किस बात की? जिस दिन कबूल हो जाएगी हम दोनों शलवारें टखनों से ऊपर खींच लेंगे, सर पर सफ़ेद कुरैशी की टोपी और चेहरे पर मुट्ठी भर खूबसूरत दाढ़ी रख लेंगे। दाढ़ी नहीं प्यारे भांजे, दाढ़ियाँ, ज़रा सोचो अगर दोनों ने एक ही रख ली तो कैसी मुश्किल पेश आएगी। क्या ख़्याल है रात को दाल चावल पका लूँ? नानी अम्मा ने इनकी बहस को फ़ज़ूल जानकर मौजू बदला। जी हाँ, अगर बिरयानी या पुलाव हो तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। आशीष जल्दी से बोला। क्या मतलब, अब मैं दाल के साथ बिरयानी या पुलाव पकाऊँ? नहीं तो दाल पकाने की ज़रूरत ही क्या है? आप सिर्फ़ बिरयानी या पुलाव पका लें। आबिद ने भी मशवरे से नवाजा। वो खामोशी से उठीं और किचन की तरफ चल पड़ीं। नानी प्यारी, आप किचन की तरफ जा रही हैं, वहाँ मासी फारिग ही बैठी होगी, इससे कहें 2 कप चाय के बना दे। चाय कम पिया करो, और वो कोई फारिग नहीं है, अभी खाना तैयार करेगी। हाय नानी, बड़ा दिल चाह रहा है चाय को। इन्होंने जैसे सुना ही नहीं चली गईं। नानी बेमुरवत होती जा रही हैं। इसने ठंडी सांस भरकर सर मामू की गोद में फेंका। तुम्हारे साथ ये सलूक तो अब हो रहा है, मेरे साथ हमेशा से होता आया है, और मेहरबानी फरमाकर ये मन भर का सर अब पीछे कर लो, वरना मैं उठाकर परे फेंक दूंगा। आप तो नानी से बढ़कर बेमुरवत हैं। इसने मुंह बनाया और उठकर बैठ गया। क्या ख्याल है अम्मा, बिरयानी पकवाएंगी या पुलाव? जो भी पकवा लें, मुझे एतराज़ नहीं। वैसे मेरा ख्याल है अम्मा को मेरी ये बात पसंद आई है कि दाल पकवाने की ज़रूरत ही क्या है। वैसे नानी को दालों सब्जियों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत नहीं? आशिर ने मुंह बनाया। मुझे तुमसे पूरा इत्तेफाक है। अब देख लो, सहन में इतनी बड़ी, बल्कि क्यारी कहना तो इसकी शान के खिलाफ है, क्यारा बनाया है, और बजाय फूल लगाने के रंग बिरंगी सब्जियों के बीज फेंक दिए हैं। सुबह जब मैं एक्सरसाइज के लिए उठा था तो जी चाह रहा था वहां जाकर खूब कूदूं। फिर अम्मा की डांट डपट का ख्याल आ गया, वरना इन सब्जियों का तो किस्सा पाक हो जाना था। क्या पाक होना था? अम्मा एक कप चाय का थामे एक बार फिर इधर आई। आशिर ने झट वो कप थाम लिया और बोला, मैंने 2 कहे थे, पता है मुझे, तुमने 2 कहे थे, मगर इतनी चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने 1 कप ही बनाया है। अशीर ने बेसाख्ता हंसी के साथ अपने मामू जान की उतरी सूरत की तरफ देखा, फिर कप मुंह से लगा लिया। आधी मेरे लिए बचा देना, अच्छा अगर याद रहा तो। ये कहकर गोया इसने साफ बता दिया कि इसका कोई इम्कान नहीं। काफ़ी दिन हो गए, वहीदा ने तो चक्कर लगाया है, ना ही फ़ोन किया है। आज सुबह मैंने फ़ोन किया तो भी किसी ने नहीं उठाया। अल्लाह खैर करे, इसकी तरफ से दिल परेशान है। वो ठीक ही होंगी। अम्मा आप तो ख्वाह फिक्र करती हैं। तो और क्या नानी, अब इतने सारे लोगों को इकट्ठे क्या हो सकता है? बीमार हुआ भी तो एक आदि हो सकता है, बस लापरवाही की वजह से खाला ने फ़ोन नहीं किया होगा। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हर परेशानी से बचाए। इन्होंने दुआ मांगी। नानो फिलहाल तो हम मामू भांजा सख्त परेशान हैं, कुछ ख्याल करें हमारा। क्यों, तुम दोनों को क्या हुआ है? उलझन में है कि रात को बिरयानी पक रही है या पुलाव। जब खाना लगेगा तो उलझन दूर हो जाएगी। वो मुस्कुराईं। आपकी मुस्कुराहट बड़ी पुरसरार सी है। नानो, क्या हमारे लिए सोने चांदी के कशोश में चावल दम दे रही हैं? ऐसा ही समझ लो। मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई, और ये सस्पेंस तब जाकर ख़त्म हुआ जब रात को मासी ने चने की दाल और उबले हुए चावलों से टेबल सजाई। अम्मा, आपका ये अछूता मजाक हमेशा याद रहेगा। सिर्फ याद ही नहीं नानी अम्मा, हमें लहू के आंसू रुलाता रहेगा। पुलाव बिरयानी के ख्वाब दिखाकर दाल सामने रखी है, सच जीते जी मार दिया है। अल्लाह की नेमतों पर नाक भू नहीं चढ़ानी चाहिए, शुक्र अदा करो उसका, और चुप करके खा लो। ठीक है, खा लेते हैं, मगर इस शर्त पर कि कल मुर्ग बिरयानी पकेगी। अच्छा मेरे चांद, कल बिरयानी भी पक जाएगी। और कोई फरमाइश हो अम्मा के चांद तो वो भी कह दो। आबिद मुस्कुराया। अब एक ही फरमाइश बाकी है कि जल्दी से मामू के लिए चांद से दुल्हन ले आएं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भांजे। वैसे अगर ये भी बता दिया जाए कि चांद जैसी सूरत कहाँ होती है तो अम्मा को तलाश में आसानी हो जाएगी। क्यों, आप नहीं चाहते नानो बहू की तलाश के बहाने शहर के हर गली कूचे की सैर करें, लड़की वालों के यहाँ जाकर खाएं पिएं, सेहत बनाएं, मौज उड़ाएं? ना भाई, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लड़की वालों के यहाँ जाकर लड़की देखने के बहाने खिदमतें करवाने वाले कमीने लोग होते हैं। तो फिर नानो, ऐसा है कि आप मामू के लिए रिश्ता रमज़ानुल मुबारक के महीने में तलाश करें। रिश्ता भी तलाश कर लूँगी, और सिर्फ आबिद का ही नहीं, तुम्हारा भी राजा। मेरा चांद, बड़ा अरमान है मुझे तुम्हारे सर पे सेहरा सजाने का। ना नानो, सेहरा तो मुझे जहर लगता है, मुझे नहीं बांधना सेहरा। अच्छा भला चांद सा मुखड़ा छुप जाता है, सेहरे तो वो बांधे जिनके मुंह फिटे मुंह हों। भला मेरे और मामू जैसे चांद चेहरों सितारा आंखों वालों को इस फजूल चीज़ की क्या ज़रूरत है? अम्मा, आशीर तो अभी छोटा है, पढ़ने की उम्र है इसकी, दुनिया भी ठीक से नहीं देखी, और आप लगी हैं इसके लिए लड़की तलाश करने। आबिद वाकई हैरान परेशान था। तो मैं कौन सा अभी इसे बारात चढ़ा रही हूँ? और क्या, तलाश करते करते भी तो वक्त लगता है।
लड़की तलाश ना हुई, ये तो सोने की तलाश हो गई। आबिद ने तमस्खर उड़ाया। देख ले नानो, ये अभी से मेरी दुल्हन का मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो बहू बनकर इस घर में आएगी तब तो पता नहीं क्या सलूक होगा इसके साथ। ये आबिदा भी काफ़ी दिन हो गए नहीं आई। आशिर तुम सुबह मुझे उसके हाथ छुड़ाओ। अम्मा ने अचानक ही बड़ी संजीदगी से मौजू बदल दिया। लो जी, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। नानो ने क्या से क्या बना दिया। और सुन ले नानो, मैं कोई नहीं जा रहा आबदा आंटी के घर। वो ज़बरदस्ती चाय पिलाने के लिए बिठा लेती हैं और इनके घर की चाय पतली काली सी बेजायका सी होती है। दिल चाहता है कब फर्श पर दे मारूं, मगर मजबूरी है, लिहाज आ जाता है। अच्छा फिर ठीक है, अबे तुम छोड़ आना। आशिर किसी बात से इनकार कर देता था तो नानो फिर कभी इसे मजबूर नहीं करती थी। नानो, मैंने साफ कह दिया है, कल बिरयानी पकनी चाहिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। सदके जाऊं, क्यों तुम खाना नहीं खाओगे? भला मेरा राजा किसी चीज़ की फरमाइश करे और मैं टाल जाऊं, ये मुमकिन है? अम्मा, इस बेमिसाल मोहब्बत पर कोई शेर ही हो जाए। आबिद के कहने पर आशिर ने भी तायद करते हुए सर हिलाया। शेर वेर मुझे नहीं आते, जब जवान थी तब भी दिलचस्पी नहीं थी, अब बुढ़ापे में क्या होगी। हैं तो आप नाना अब्बा से इजहार मोहब्बत कैसे करती थीं? आशिर ने हैरान होकर पूछा और आबिद बोला, फिल्मी गाने किस मर्ज की दवा हैं और आंखों देखी कानों सुनी है। फिल्मी गानों का असर बहुत ही अच्छा और तेज़ होता है। ऐसी बेशर्म नहीं थी मैं, और वो मेरे मियाँ थे, मुझे शेर सुनाकर फिल्मी गाने गाकर मोहब्बत के इजहार की भला क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत होती है नानो, आप मासूम तो मासूमियत में एक अहम और ख़ूबसूरत फरीज़ा अंजाम देने से रह गईं। काश आज नाना जान जिंदा होते तो ये हसीन फरीज़ा जो इस वक्त अदा होने से रह गया है अब अदा हो जाता। अब्बा मरहूम तो वापस नहीं आ सकते, मगर आशार हाजिर हैं जी, इरशाद में हमतन गोश हूँ। अर्ज़ किया है। आबिद ने खंगार कर अम्मा की तरफ देखा और तरन्नुम से अशार पढ़े। ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए। ये किन नज़रों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा न जाए। ये महरूमी नहीं पासे वफा। बस अब चुप कर जाओ बेहया बदतमीज़। नानी अम्मा को अच्छी खासी शर्म आ गई थी आशार सुनकर। हाय नानो, आप शर्माती हुई कितनी प्यारी लगती हैं। आशिर ने मुस्कुराहट रोककर तारीफ की। अच्छा बस रहने दो, तुम भी इस बेहिदायत के पीछे लग गए हो। शर्म हनूस थी। सुबह वहीदा अपने चारों बच्चों के साथ आ गई। नौरीन अम्बरीन ने तो सलाम के बाद सवाल ही ये किया, आशिर कहाँ है? नानी के कुछ कहने से पहले माँ ने डांटा, पहले नानी अम्मा से तो ठीक तरह मिल लो। आते ही हंसी मजाक ठट्ठे की पड़ जाती है। और बानो, तुमने तो शायद अभी तक अम्मा को सलाम भी नहीं किया। हाय अम्मा, पता नहीं कब तमीज़ आएगी इस लड़की को। अब इतनी बड़ी हो गई है मगर किसी के सामने नहीं जाती, सलाम तक नहीं करती। लोग तो समझते हैं गूंगी है शायद, या पैर में कोई नुक्स है जो चलकर ड्राइंग रूम तक भी नहीं आया जाता। हाय है वहीदा, कुछ खुदा का खौफ करो, बच्ची के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम। अम्मा ने लपक कर तो इसी को अपने साथ लगा लिया। आशिर कहाँ है? नानी अम्मा अब तक ना दिखाई दिया है, ना इसकी आवाज़ आ रही है। कहीं घूमने घामने तो नहीं निकल गया? अम्बरी ने पूछा। नहीं, किचन में होगा, कल रात से कह रहा था सुबह बिरयानी खानी है, अब मासी पका रही है और वो तभी वहीं बैठा हुआ है। हाय अल्लाह, तो बिरयानी पक रही है, फिर तो हम बड़े ही अच्छे वक्त पर आए हैं। दोनों हंसती हुई किचन की तरफ चली गईं। नवीद की नज़रें नानी अम्मा की सब्जियों की लंबी चौड़ी क्यारी पर थीं और वो पूछ रहा था, नानी अम्मा इस खेत में क्या लगाया है? कोई इतने प्यार से इनकी सब्जियों की जानिब देखे और सवाल करे तो नानी को बड़ी खुशी होती थी। घर में तो दोनों बुराइयां ही करते रहते थे। वो खुशी खुशी नवीद को सब्जियों की तरफ ले आईं और तफसील से बताने लगी। वहीदा भी इधर ही आ गई और बानो बरामदे में खड़ी इधर उधर देखने लगी। इसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बैठे तो कौन से कमरे में, या बरामदे ही में, या फिर किचन में चली जाए, या वो सर झुकाए खड़ी अपने बाजू में पड़ी चूड़ियों को देख रही थी। हेलो भांजी, तुम कब आई? अचानक आबिद मामू ने आकर कहा तो डर गई। सलाम मामू, अभी अभी अम्मी ने जो डांट पिलाई थी याद थी, झट सलाम कर दिया। ये क्या सलाम मामू, यूं लगता है सलाम नहीं किया, तमाचा खींचकर मारा हो। सॉरी, वो शर्मिंदा हो गई। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ आना कैसे हुआ और आई किसके साथ हो? सभी आए हैं, अम्मी और भैया नानों के साथ उधर सब्जी देखने गए हैं और वो दोनों बहनें किचन में हैं। किचन में? अच्छा, ये इतनी सुकड़ कब से हो गई हैं? वो इनकी बात पर हंस पड़ी और बोली, नहीं वो कुछ पकाने थोड़ा ही गई हैं, और उधर आशिर भाई बिरयानी बनवा रहे हैं तो ये भी उधर ही चली गई हैं। अच्छा, तो बिरयानी बन रही है, आओ तुम भी इधर आ जाओ। हाथ पकड़कर साथ ही खींच लिया। किचन में इस वक्त काफ़ी रौनक थी। दोनों लड़कियां एक ही स्टूल पर जाने कैसे टिकी हुई थीं, जबकि दूसरा स्टूल आशिर के पास था और वो भी न जाने किस तरह इस छोटे से स्टूल पर आलती पालती मारे बैठा था। तीनों हंस भी रहे थे, बोल भी रहे थे। अलबत्ता मासी का मूड कुछ ठीक नहीं था। वो बुरे बुरे मुंह बनाकर पतीली में चमचा हिला रही थीं। आहा, मामू आए हैं, अशीर ने इसी अंदाज में बैठे बैठे इस्तकबाल किया। थोड़ी जगह मुझे भी दो।
बानो को किचन के दरवाजे के करीब लाकर हाथ छोड़ दिया था। अब आशीर से जगह मांग रहे थे। मेरी गोद हाजिर है मामू, अगर ये पसंद नहीं तो चूल्हे के बराबर में ये जो बड़ा सा देगचा रखा है इस पर बैठ जाएं। खबरदार आबिद मियाँ, इधर आने की कोशिश न करना, मासी ने रपट कर कहा। लो, ये तो साफ इनकारी हैं। मामू, आप अंदर से अपने लिए कुर्सी ले आए, नौरीन ने मशवरा दिया। आबिद मियाँ, पहले ही बड़ा शोर है, आप इधर ना आओ, अंदर ही कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। और मैं तो कहती हूँ अशीर मियाँ को भी साथ ही ले जाओ। हाँ, ताकि बाद में तुम बड़ी आज़ादी के साथ बोटियाँ नोश फरमा सको मासी। आज से तुम्हारी मौजें ख़त्म हैं। आजकल फारिग हूँ, कॉलेज में छुट्टियाँ हो चुकी हैं और मैंने सोचा है कि ये टाइम तुम्हारी आदतें सुधारने में गुजार दूंगा। अब तीनों टाइम में किचन में हुआ करूँगा। अगर मुंह पर कपड़ा बांध कर आया करो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इतना बोलते हो, मुझे बिल्कुल भूल गया है चावलों में कितना नमक डाला है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, चख कर देख लो। बल्कि एक प्यारी सी बोटी इधर दो, मैं चेक करता हूँ। मैंने चावलों में कम नमक की बात की है, गोश्त तो अभी डालना है। आय हाय, अब ये भूल गई, मसाले में आलू बुखारे की चटनी डाली थी कि नहीं। मैं बताता हूँ, आपने डाल दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि इस वक्त मेरे मुंह में पानी आया था। तुम लोग अंदर कमरे में चलकर बैठो, पक जाएगी तो ले आऊंगी। मासी, ये खुशबू महसूस करना भी एक सादत है और हम इससे महरूम होना नहीं चाहते। आशिर, अपना ये स्टूल थोड़ा साइड पर करो, वहीं कुर्सी ला रहा हूँ। ओहो मामू, एक तो आप मुझे आराम से बैठा देख ही नहीं सकते। इतनी मुश्किल से खुद को यहाँ सेट किया था, अब उठूंगा तो फिर मुश्किल होगी। तुम कुर्सी ले लेना, स्टूल पर मैं बैठ जाता हूँ। पहले कुर्सी लेकर आए, अब इतना भी भोला नहीं हूँ, पता है मुझे। जूं ही कुर्सी के लालच में स्टूल से उठूंगा, आप फौरन कब्जा जमा लेंगे। तुम वाकई बड़े हो गए हो और जहानत में भी बेमिसाल हो, मेरी तरकीब वाकई यही थी। हमने भी एक उम्र आप ही के साय में गुजारी है, खूब जानते हैं आपकी 420 को। आशीर हंसा। हाय मामू, ये आशीर यूं बात करता है आपसे? अम्बरीन हैरान हुई। नहीं, कभी कभी इज्जत भी कर लेता है, बेनियाजी से जवाब देकर वो हंसते हुए गोश्त की जानिब मुतवज्जा हुए। एक अच्छी सी बोटी मेरे लिए भी, आशीर ने कहा। और अम्बरीन नौरीन भी यही फरमाइश करने लगी। मैं बताती हूँ बेगम साहिबा को। मासी सब कुछ यूं ही छोड़कर नाराज़ होकर चली तो आबिद मामू मनाने को पीछे हो लिए। अशीर ने मौका मुनासिब देखा और प्लेट उठाकर जल्दी से दो तीन पसंद के मुताबिक बोटियां निकालीं। कितनी बातें होती रहीं। वहीदा नानी, दोनों लड़कियां, नवीद और मामू पांजा बोलते रहे, हंसते रहे। इसी माहौल में खाना भी खाया गया। बानो हमेशा की तरह खामोश सी, दबी दबी, मगर तवज्जो पूरी की पूरी आशीर की जानिब। इसने तो यही देखा था, जो लोग शरीर और बड़बोले होते हैं वो दूसरों का खूब मजाक उड़ाते हैं, खासकर चुप बैठने वालों का। मगर आशिर ने कभी इसका मजाक नहीं उड़ाया। वो जब भी आती इसकी बातें बगौर सुनती और हंसती। और बाकी सब तो इसे बानो कहते थे, पता नहीं वो बेबी क्यों कह देता था। कितना अच्छा लगता था इसका यूं कहकर बुलाना, बहुत प्यार और अपनायत महसूस होती जब वो बेबी कहता। आशिर बहुत ही कम इससे मुखातिब होता था। इसे गिला भी नहीं था कि वो खुद को जानती थी, जब खुद ही चुपती फिरती है, ज़्यादा लोगों में बैठने से कतराती है, तो फिर किसी से गिला क्या करना। आबिद मामू अमेरिका जा रहे थे, नानों ने अकीला को भी बुलवाया था, कहा था भाई इतनी दूर जा रहा है, पता नहीं फिर कब मिलना होगा। तुम बच्चों के साथ कुछ रोज़ के लिए आ जाओ और भाई के साथ चंद रोज़ गुजार लो। वहीदा से भी कहा था जब अकीला आ जाए तो तुम भी आती जाती रहना, बच्चे भी आपस में मिल लेंगे और तुम बहनें भी दुख सुख कर लेना, घर में रौनक भी हो जाएगी। आबिद मामू कई बार उदास भी हो जाते। हाय अम्मा, आप मेरे बगैर कैसे रहेंगी? तुम फिक्र क्यों करते हो? राजा जो है मेरे पास, और सच्ची बात तो यह है कि तुमसे कहीं ज़्यादा ख्याल तो अब भी ये मेरा रखता है। अम्मा, अब रुखसती के मौके पर इतना सच बोलकर शर्मिंदा तो मत करें। वाह मामू, आपने तो बड़ी तरक्की कर ली है, शर्मिंदा होना भी सीख लिया है, अशीर ने मजाक उड़ाया। कहो तो तुम्हें भी सिखा दूं? नहीं, मैंने तो फैसला कर लिया है, ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ही नहीं करना जिस पर शर्मिंदा होना पड़े। इरादे तो तुम बड़े ऊंचे ऊंचे बांधते हो, बात तो तब है जो कायम भी रहो। मामू, अब मैंने कायम रहने का इरादा भी बांध लिया है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मामू, जितनी दुआएं मेरे लिए करनी है अभी कर लें, अमेरिका जाकर तो आपने ऐसे काम धंधों में लगना है कि दुआएं कबूल ही नहीं हुआ करेंगी। हाय बेटा, ये ख़तरा तो मुझे भी है, सोच रहा हूँ अगले 100 सालों की नमाज़ें अभी अदा कर लूँ। सिर्फ अगले 100 सालों की नहीं, आपकी पिछली भी सारी नमाज़ें बाकी हैं, उनकी भी फ़िक्र करें। प्यारे, तुमने शायद वो शेर नहीं सुना, गुज़र गया जो ज़माना उसे भुला ही दो। तो क्या आप अल्लाह मियाँ को भी ये शेर सुनाएंगे? ये क्या फ़जूल बातें शुरू कर दी हैं तुम दोनों ने। और आबिद, तुम कान खोल कर सुन लो, रिश्ता मैंने तुम्हारा पाकिस्तान में ही पक्का करना है, वहाँ जाकर किसी गोरी के पीछे लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मामू,
नानू बिल्कुल ठीक कहती हैं, गोरी के पीछे लगने की कोई ज़रूरत नहीं, अलबत्ता काली हो तो एतराज़ नहीं। असल में नानू ये पसंद नहीं करती कि हुस्न के मामले में ख़ानदान की कोई औरत इनसे मात खाए। नानो को जो कहना था कह चुकी थीं। अशीर की इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। अखबार देखने लगीं। आबिद के जाने से 3 रोज़ पहले अकीला और इनके चारों बच्चे वसीम, अलीम, सलीम और शबाना पहुंच चुके थे और अशीर को इनके हर अंदाज पर हंसी आ रही थी। कैसे पुरसरार से अंदाज थे इनके, बगौर हर शय को देखना, मगर चंद सेकंड के लिए, मुंह से कम आंखों से ज़्यादा बोलना, वो भी आपस में। अशीर से तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। खाने के मामले में सख्त नादीदे थे। एक ही बार बहुत सा निकाल लेते और फिर सर झुकाए खाते चले जाते। और अकीला व नानो से कितनी मुख्तलिफ थीं, बहुत बोलने वाली, दूसरों के घर की हर बात जानने की फ़िक्र में कुरेद कुरेद कर सवाल करती हुई और तेज़ लहजे में बोलती हुई। वो शुरू से ही ऐसी थीं, अम्मा से बिल्कुल मुख्तलिफ। अशीर को कभी भी वो अच्छी नहीं लगीं और इसे ये ख्याल भी नहीं आया कि वो इन्हीं का बेटा है, वो आखिर माँ है इसकी। इसके लिए नानो और आबिद मामू ही सब कुछ थे। नानो ने इसे गोद लेकर एक नापसंदीदा माहौल से बचा लिया था और वो इसे अपनी किस्मत की खूबी कहता था। वहीदा खाला भी बच्चों के साथ चली आईं तो एक रौनक का एहसास होने लगा। शाम में शाकरा आंटी भी महक और अदनान के साथ आ गईं। फिर अगली सुबह आबदा आंटी की अनम और सनम भी चली आईं। ये सब तो दोस्त थे, एक दूसरे के मिलकर बैठते थे, बातें भी खूब हो रही थीं, हंसी मजाक भी चल रहा था। आबिद मामू ने वसीम वगैरह को भी बुला लिया था, मगर इनकी गुफ्तगू बहुत अलग थलग सी थी। साफ ज़ाहिर था बन रहे हैं, जो है नहीं, खुद को वो जाहिर करने की कोशिश में हैं। हर बात में झूठ की मिलावट, शेखी और बनावट, ये लोग बमुश्किल इन्हें बर्दाश्त कर रहे थे। तुम्हारे बहन भाई हमें बहुत पसंद आए हैं। अशीर नूरीन इससे मजाक कर रही थी और मुस्कुराहट करीब खड़ी बानों के लबों पर भी आ गई थी। अच्छा, अगर इतने अच्छे हैं तो इनमें से किसी को पसंद कर लो। हाँ, मसला तो मेरा ही है, इधर से तो हाँ ही हाँ है। वो खिलकर हंसी। क्या मतलब पहेलियाँ नहीं बुझवाओ? पहेली नहीं है, तुम्हारे बड़े भाईजान ने इजहार मोहब्बत किया है मुझसे। है वाकई? मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, फिर क्या ख्याल है, अगर कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से हाँ कर आऊँ? अगर ज़्यादा ही यकीन दिलाना है तो नानों की गुलाबों वाली क्यारी से चंद गुलाब तोड़कर इन्हें थमा देता हूँ, साथ में तुम्हारा पैगाम भी कि मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। नौरीन ने फ़िक्रा मुकम्मल कर दिया। आशिर भाई, आपने मुझसे कहा था मुझे वैसी ही नोटबुक लाकर देंगे जैसी आपके पास है। आंटी शाकरा की सनम आकर कहने लगी थी। ओहो बेबी, मैं तो भूल ही गया। जवाब में सनम नाराज़गी का इजहार करने लगी थी। वो वजाहतें कर रहा था, मगर बानो ने फिर कुछ नहीं सुना। कितना अजीब लगा, कैसे दुख से दो चार कर गया इसे आशिर का सनम को भी इतनी ही अपनाइयत से बेबी कहना। वो तो समझती थी वो सिर्फ उसे बेबी कहकर इतने प्यार से बुलाता है, मगर गलत था इसका ख्याल। ये तो शायद इसका अंदाज था। बानो चुपचाप खड़ी इसकी सूरत देख रही थी। अशीर को अंदाज़ा नहीं था सनम को भी इसी तरह बुलाना बेचारी बानो को कितना तन्हा कर गया है। वो सनम को मनाने में लगा था। बानो वहाँ से चली आई और फिर इसका दिल नानी के घर में नहीं लगा। इतने लोग थे, इतनी आवाज़ें, इतनी हंसी, और इन बातों, इन हंसी में नुमाया आवाज़ अशीर की थी। वो हर किसी के साथ हंसता बोलता था, इतना मसरूफ़ था कि एक बार भी बानो को मुखातिब नहीं कर सका। आबिद मामू के जाने के बाद अकीला अपने घर चली गई और वहीदा भी वापस आ गई। वो शोर हंगामा ख़त्म हुआ और तब इस खामोशी में एक बार फिर बानो ने सोचा, मलाल अंदर तक था और इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकता था, और वो कम उम्र लड़की ये नहीं जानती थी मोहब्बत की जड़ें अभी अंदर तक हैं, गहरी उतरी हुई हैं, और वो भी इतनी जल्दी निकल नहीं सकती, और इतनी उम्र ही नहीं थी कि ख़ुद को समझा सकती। अपने दिल में बंद इस नाम को निकाल बाहर करती और इस नाम को जपने वाली लड़की को इतनी लान तान करती कि फिर कभी वो ये नाम न लेती, ऐसी तमन्ना न करती जिसका पूरा होना नामुमकिन हो। आबिद के फ़ोन लेट होने शुरू हुए तो होते ही चले गए, और जब एक बार अम्मा ने रिश्ते की बात की तो साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों बेटा? वो हैरान हुई। बस अभी नहीं, पहले मैं कुछ कमा तो लूँ। कमाने को तो सारी उम्र पड़ी है, और मैं कौन सा आज लड़की पसंद करके कल उसे तुम्हारे पास रवाना कर रही हूँ। नहीं अम्मा, अभी नहीं। आबिद ने फिर इनकार किया। तो फिर कब? जब मुझे शादी करना होगी बता दूंगा। अब वो उजलत में लग रहा था। ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकी। बानो चंद रोज़ रहने के लिए इधर आई तो उसने देखा नानी पहले के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। आशिर ख्याल तो बहुत रखता था, मगर फितरतन लापरवाह था। उसे पता ही कहाँ चलता था इन्हें किस वक्त किस शय की ज़रूरत है। अम्मी ने बानो को नानी के लिए ही भेजा था
ताकीद की थी, इनका बहुत ख्याल रखना। अम्बरीन और नौरीन थीं तो इससे बड़ी मगर कामचोर थीं। जितनी जिम्मेदारी से बानो इनकी देखभाल कर सकती थी वो नहीं कर सकती थीं, और इन चंद दिनों में बानो ने ये जाना कि नानी कितनी मोहब्बत करने वाली और सादा मिजाज हस्ती हैं। काश मैं पहले भी इनके घर आकर रहा करती और इनकी खिदमत किया करती। इसे बार बार यह एहसास होता जैसे कोई ख़जाना इसके पास था मगर अपनी गफलत की वजह से खो दिया। दिन में आशिर कम ही घर होता था। नानी बताती थी मेरी वजह से बेचारे ने कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था, मगर अब तुम आ गई हो तो इसे मेरी तरफ से तसल्ली है। इसलिए फिर दोस्तों में उठने बैठने लगा है और ध्यान से पढ़ाई भी करने लगा है। नानी कमज़ोर हो रही थीं, कभी घुटनों में दर्द, कभी ब्लड प्रेशर तो कभी कुछ, और मगर अपने से ज़्यादा इन्हें अशीर की फ़िक्र रहती। बानो दूध का गिलास लाती तो पूछती अशीर को तो दिया है ना, आज उसने मुरब्बा खाया था या नहीं, उसे मछली पसंद है, मासी से कहना मछली ज़रूर बना ले, और तुम उसके कपड़ों का भी ख्याल रखा करो, 2-3 जोड़े इस्त्री करके टांग दिया करो। मानो सादतमंदी से इस्बात में सर हिला देती और सारे काम बड़ी खामोशी और सलीकामंदी से करती। आशीर ने कई बार कहा, जब से बेबी घर में आई है घर घर लगने लगा है, ये बातें नहीं करती, खामोश चुपचाप रहती है, मगर फिर भी इसके वजूद का कितना एहसास रहता है। हाँ राजा, बेटियां रौनक होती हैं घर की, इनके दम से ही घर घर लगते हैं। नानो जब मुझे अम्मी से मांगा था तो वहीदा खाला से इनकी एक अदद बेटी भी मांग लेती ताकि घर हमेशा से घर ही लगता। आपने तो मुलाजमा भी रखी तो बूढ़ी नकचड़ी मासी, जिसे हर हंसते चेहरे से बैर है और तन्हाई इतनी पसंद है कि बस चले तो सारी दुनिया को शूट करके यहाँ से वहाँ अकेली ही घूमती फिरे और एंजॉय करे। कितना अरमान था मुझे आबिद की शादी का, सोचा था पैरों पर खड़ा हो गया है, अब देर नहीं करनी, जल्दी से दुल्हन ले आनी है, मगर इसकी तरफ से इनकार है। पता नहीं क्या चाहता है वो। छोड़े भी, उनकी दुल्हन ने कोई यहाँ हमारे पास बैठकर घर की रौनक थोड़ा ही बढ़ानी थी। इसने तो अमेरिका फ्लाई कर जाना था। शादी करना है तो मेरी करें। और गुलदान साफ करती बानो न जाने क्यों हाथ रोककर धड़कते दिल के साथ नानी के जवाब की मुंतज़िर खड़ी हो गई। तुम्हारी शादी तो मैं आज करने को तैयार हूँ राजा बेटे, मगर तुम्हारी माँ और खाला से बात की तो खूब हंसी। कहने लगी ये तो इसके पढ़ने लिखने के दिन हैं, आप अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर लेंगी, इसे मुसीबत में डाल देंगी। मैंने गौर किया तो ये बात मेरे भी दिल को लगी। सोचा चलो कुछ साल सब्र कर लेती हूँ, अगर खुदा ने ज़िंदगी लिखी होगी तो मैं भी शामिल हो जाऊंगी, वरना मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। नानो, दुआएं ही नहीं, आप भी मेरे साथ साथ रहेंगी। आशीर ने बाहें इनके गले में डाल दी। वो मुस्कुरा दी, मगर इनकी मुस्कुराहट में खुशी और यकीन की कमी थी। शायद वो कुछ सोच रही थी। नानो, मैं तो पढ़ाई में लगा हूँ कि जो आएगी उसे खिलाना पिलाना भी तो मेरी जिम्मेदारी होगी। बानो की तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं, आप इसकी शादी कर दें। नानी खिलखिलाकर हंसी और बानो को टूट कर शर्म आई। हाय, ये कैसी बात कर दी इन्होंने। वो रुख फेरे गुलाबी चेहरे के साथ खड़ी थी और नानो कह रही थी, भला लड़कियों के सामने भी ऐसी बात करते हैं राजा? क्यों नानो, लड़कियों के सामने क्यों नहीं करते? और ये लड़कियां बनती बहुत हैं, खुद तो हर तरह की बात कर लेती हैं। जो लड़के कुछ कहें तो झट बेशर्म होने का ऐलान कर दिया जाता है। मानो बड़ी प्यारी, बड़ी ही मासूम बच्ची है। चालाक बच्चियां कौन कौन सी हैं, वजाहत करें। सभी अच्छी हैं, मगर मानो की बात और है। ये नेक फितरत लड़की है, और सच तो यह है कि वहीदा ने अपनी इस बच्ची को पहचाना ही नहीं। नानी की बातें बानो के दिल में उतर रही थीं। अरे, मुझे कभी पता ही नहीं चला, मेरी नानी मुझसे इतना प्यार करती हैं। वो इनके पास आ बैठी और हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मगर प्यार शायद बानो के नसीब में था ही नहीं। सोचा था अब नानी के पास रहूंगी और मेरी सारी महरूमियां मिट जाएंगी, मगर नानी को बुखार हुआ, और ऐसा बुखार के उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बेसोध पड़ी रहती और बानो का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपता रहता। आशिर ने आबिद मामू को फ़ोन किया। इससे पहले कि नानी की हालत के बारे में कुछ बताता, वो बताने लगे, मैंने यहाँ शादी कर ली है, मजबूरी थी, ये शादी मुझे करना ही पड़ी। और ये भी कि आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं, मैं चंद माह तक रकम नहीं भेज सकूंगा। आबिद मामू के लहजे में पहले जैसी गर्मी नहीं रही। ये बात तो इसने पहले भी महसूस की थी, और फिर इनकी तरफ से फ़ोन भी कम आने लगे थे, मगर आज तो वो बहुत उजलत में लग रहे थे। नानों का हाल भी नहीं पूछा, ना ही ये पूछने की जहमत की कि तुमने फ़ोन क्यों किया है। और आशिर को ज़िंदगी में पहली बार आबिद मामू बुरे लगे। मेरा नहीं तो नानों का हाल ही पूछ लेते। उन्होंने नानों से बात करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। कितनी जल्दी बदल गए हैं मामू, इसे अफसोस से ज़्यादा हैरत थी। उसने नानी और बानो किसी से भी जिक्र नहीं किया। राजा, तुमने खाना तो खा लिया है ना? वो इनके कमरे में आया। बानो सर दबा रही थी और नानी काफ़ी कमज़ोर निढाल दिखाई दे रही थी।
मगर इस आलम में भी इसकी फ़िक्र थी। जी नानो, मैंने खाना खा लिया है और आप मेरी इतनी फ़िक्र ना किया करें, मैं बच्चा तो नहीं हूँ। इन्होंने इसकी बात जैसे सुनी ही नहीं, बानों से बोलीं, इसे खुद से अपना ख़्याल रखने की आदत नहीं है, हमेशा मैं ही इसका ख़्याल रखती आई हूँ। अब तो मेरी वजह से परेशान भी बहुत है, तुम इसका ख़्याल रखा करो और ख़ुद भी जिस शय को जी चाहे खा लिया करो। ये तुम्हारी नानी का घर है और नानी का घर तो अपना ही घर होता है बेटी। बानो ने इस बात में सर हिला दिया। आशिर नानी के बेड के करीब खड़ा था, शायद वह यहाँ बैठना चाह रहा था। बानो ने जगह छोड़ दी और खुद कुर्सी पर जा बैठी। आशिर इसकी छोड़ी जगह पर बैठकर नानो का सर दबाने लगा। राजा, अपनी खाला वहीदा को भी फ़ोन कर दो, बच्चों को लेकर इधर आ जाए। क्यों नानी अम्मा, क्या मैं ठीक से आपका ख्याल नहीं रख रही? आशिर के बोलने से पहले ही बानो कहने लगी, ये बात नहीं बानो बेटी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बेटी आ जाती, रह लेती माँ के पास। नानी अम्मा, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, अम्मी और बहनें इधर आ जाएंगी तो घर में शोर हुआ करेगा, आप डिस्टर्ब होंगी। मानो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो लोग इधर आएं। इस घर में अब तो सिर्फ नानी थी जिनकी तवज्जो और मोहब्बत इसके लिए थी, और घर का सारा इंतज़ाम बानो के सुपुर्द था। इसे पहली बार अहमियत दी गई थी और इसे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब जो अम्मी और बहनें आ जाती तो बानो एक बार फिर पस मंज़र में चली जाती। राजा वहीदा को भी फ़ोन कर दो और अपनी माँ अकीला से भी कह दो, बच्चों को लेकर आ जाए, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। मगर क्यों नानो, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आशीर को इनका अंदाज़ फ़िक्रमंद कर रहा था। वो तो बड़ी बहादुर थीं, छोटी-मोटी बीमारी से कब घबराती थीं, फिर आज इन्होंने ऐसी बात क्यों की है? राजा मेरे चाँद, मुझे तुम्हारी बड़ी फ़िक्र है, तुम सबके होते हुए भी अकेले हो। अब मैं सोचती हूँ मैंने तुम्हें गोद लेकर गलती की थी। अकेला जैसे-तैसे तुम्हें पाल ही लेती, वहाँ रहते तो अपने भाई-बहनों में तो होते, वो हर दुख-सुख में तुम्हारे साथ तो होते। नानो, प्यारी नानो, ऐसे मत कहें। वो बेचैन हो रहा था, उनके हाथ चूम रहा था और इल्तिजा कर रहा था। उन्होंने जैसे इसकी बात सुनी ही नहीं, बोलीं, मैंने आबिद से हमेशा ये कहा है तुम्हारा ख़्याल रखे, तुम्हें अपना छोटा भाई और बेटा ही समझे। मगर अफ़सोस इस वक्त आबिद भी दूर है, मैं इसके लिए बहुत उदास हूँ। उसकी सूरत देखने को तरस रही हूँ, मगर तुम इसे इत्तला मत देना, परदेस में परेशान होगा। नानो, आप ठीक हो जाएंगी, इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? वो इनका हाथ लबों से लगाए कह रहा था। मानो मेरा बच्चा अकेला है, परेशान हो रहा है, तुम ही अपनी माँ और खाला को फ़ोन कर दो, इन्हें बुलवा लो, कहना नानी बहुत उदास हैं, तुम सबसे मिलना चाहती हैं। अब बानो इनकार न कर सकी, आंसू दुपट्टे से पोंछती हुई उठी और कांपते हाथों से अपने घर का नंबर मिलाने लगी। उसी रात वहीदा, अम्बरीन, नौरीन और नवीद आ गए। अकीला को भी अम्मा की बीमारी की इत्तला और इनकी ख्वाहिश के बारे में बता दिया था। वो भी जल्द आने को कह रही थीं। फिर आते दिनों में घर लोगों से भर गया, मगर आशीर को खालीपन का शदीद एहसास सताने लगा। इतने लोगों में कोई भी तो अपना नहीं लगता था। इसके सगे बहन भाई नानों से कितने फासले पर थे, इन्हें परवाह ही नहीं थी कि इनकी तबीयत कितनी ख़राब है। दिन भर दरख्तों से फल तोड़ते, खाते और आपस में हंसते बोलते रहते। वो पहले के मुकाबले में इस मर्तबा कुछ ज़्यादा ही बातमाद थे। जैसे इन्हें यकीन था इन्हें कोई रोक टोक नहीं सकता। वो टीवी लगाकर बैठ जाते और चैनल बदलते रहते। कभी कभार इनमें लड़ाई हो जाती तो अकीला आकर डांटती और अम्मा की तबीयत की खराबी का एहसास दिलाती, मगर वो ज़्यादा देर तक खामोश बैठ ही नहीं सकते थे। तुम लोगों को अगर सोफे पर बैठने की तमीज़ नहीं तो मत बैठा करो। एक रोज़ अशीर अलीम से उलझ पड़ा था। वो जूतों समेत पैर ऊपर किए मज़े से बैठा था, प्लेट में कुछ डाल रखा था, खा भी रहा था और टीवी भी देखा जा रहा था। हाँ, तुम तो बड़े तमीज़दार हो ना, बड़े आए कहीं से हमें समझाने वाले। अलीम से बड़ा वसीम इससे उलझने लगा। अगर वहीदा खाला ना आ जाती तो नौबत हाथापाई तक भी पहुंच जाती। खाला, इन जाहिलों को निकालें यहाँ से, नानों ने अम्मी को बुलाया था। ये मुसीबतें क्यों चली आई हैं? ऐसे नहीं कहते अशीर, ये तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ सुलह सफाई से रहो, और जितना इस घर पर तुम्हारा हक है इतना ही इन लोगों का भी है। खाला का समझाना इसे बहुत बुरा लगा, वो भी उन लोगों की हिमायत करते हुए महसूस हुई। नानो बीमार है, वरना वो कभी किसी को मेरे साथ यूं ना बोलने दें। वो नानो के कमरे में आ बैठा, डॉक्टर अभी अभी होकर गया था और इसने हॉस्पिटल एडमिट करवाने का मशवरा दिया था। अम्मी अबू इसी सिलसिले में बात कर रहे थे। शाम तक इंतज़ामात मुकम्मल हो गए, मगर नानो हॉस्पिटल जाने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गईं। इसे ये इत्तला नौरीन ने दी थी। वो अभी-अभी अपने कमरे में आया था। इसे तो नानो के साथ हॉस्पिटल जाना था। वो कपड़े बदलने के लिए इधर आया था।
काश वहीं इनके पास मौजूद होता। आखिरी वक्त में इनकी आंखों ने मुझे ढूंढा होगा, वो मुझे देखना चाहती होंगी। वो नानी के बेजान वजूद से लिपट कर तड़प तड़प कर रोया था। उसे लगा था इनके जाते ही वो अकेला रह गया है। इसके सारे रिश्ते नानों के साथ थे। वो इसकी माँ भी थी, बाप भी और दोस्त भी। प्यारी नानो, आपने ये क्या किया है मेरे साथ? वापस आ जाएं कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मगर वो उस सफ़र पर थीं कि वापस नहीं आ सकती थीं। इसकी छोटी से छोटी बात का ख्याल करने वाली, फरमाइशें पूरी करने वाली, इसके लिए दुआएं करने वाली नानो बहुत दूर चली गईं। आशीर अपने कमरे में चेहरा हाथों में छुपाए रोता रहता। इसे नहीं पता था बाहर जो इतने रिश्तेदार जमा हैं, वो जो इतना बोलते हैं, तो आपस में क्या बातें करते हैं, कैसे फैसले हो रहे हैं इनके दरमियान। आबिद मामू को किसी ने इतला दी या नहीं? अगर दी है तो वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं? उसे इन बातों का ना इल्म था, ना ही जानना चाहता था। इतने बड़े घर में मैं अकेला रहूंगा, नानों की यादों के साथ। सारी रौनक उनके दम से थी, अब वो नहीं होंगी तो कितनी वीरानी होगी यहाँ पर। आशीर भाई, खाना खा लो। आज खाना लेकर बानो आई थी। आशीर ने देखा उसके चेहरे पर भी दुख था और वो भी बहुत उदास और थकी थकी सी थी। मानो तुम भी नानों के लिए रोती हो ना? इसके पूछने पर वो रोने लगी और रोती चली गई। अशीर ने भी अपने आंसुओं को बहने दिया। अगर खाला वहीदा ना आ जाती तो वो दोनों न जाने कितनी देर रोते रहते। नानी की वफ़ात के चौथे रोज़ शाम को नवीद इसे बुलाने आया था। बता रहा था, सब बुज़ुर्ग नानी अम्मा के कमरे में बैठे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। शायद कोई ख़ास बात करना है आपसे। ना चाहते हुए भी इसे उठना पड़ा। नानी अम्मा के कमरे में इसके अम्मी अबू, खाला खालू और दूसरे बुज़ुर्ग रिश्तेदार जमा थे। अब्बू ने इसे देखते ही अपने पास बुला लिया और बराबर में बिठा लिया। यहाँ शायद इसी का इंतज़ार हो रहा था। खालू इसके बैठते ही बोले, तुम देख रहे हो यहाँ सब तुम्हारे बुजुर्ग हैं, बच्चों में से कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी हमने ज़रूरी समझी, इसलिए तुम्हें भी बुला लिया। ये घर जिसमें अम्मा रहती थीं अब 3 भाई बहनों के हिस्से में आ चुका है। कल तामीर का काम मैं अपनी निगरानी में शुरू करवा दूंगा। हम लोग दरमियान में दीवारें उठवा रहे हैं ताकि किसी झगड़े का इम्कान न रहे और सबको इंसाफ के असूलों के मुताबिक हिस्सा मिल जाए। आबिद से फ़ोन पर बात हो चुकी है, उसका हिस्सा उसके कहने के मुताबिक किराए पर दे दिया जाएगा। तुम्हारे अम्मी अब्बा वाले हिस्से में शाकरा बहन ने रहने का इरादा किया है, यूँ ये भी किराए पर होगा और जो हिस्सा हमारे पास आया है उसमें इंशाल्लाह चंद रोज़ में हम आ जाएंगे। आशीर ने फटी फटी आंखों के साथ यहाँ मौजूद तमाम चेहरों की तरफ देखा। सब कितने मुतमईन बैठे थे और इस वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा था कि चंद रोज़ पहले यहाँ कोई मर्क हुई है। यकीनन जमा पूंजी भी बांटी जा चुकी थी। हम लोग सुबह वापस जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगे? अम्मी ने इसे बताया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भीगे लहजे में इसने इनकार किया। मेरे बेटे, क्यों रोते हो? हम सब तुम्हारे अपने हैं और मैं भला तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? अब्बू के लहजे में प्यार की ठंडक भी थी और हरारत भी। वो इसे साथ लगाकर थपक रहे थे और आंसू अपने हाथ से साफ किए थे। फिर ये इनकी मोहब्बत ही का नतीजा था कि आशीर दिल न चाहते हुए भी इनके साथ जा रहा था। इसका सारा सामान बानो ने पैक किया था और कई बार अपने आंसू आंचल में जज्ब किए थे। और जब वो सब लोग एक दूसरे को खुदा हाफिज कह रहे थे, तब धीरे से कहा था, आप आइएगा ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी और जो आपका कमरा है वो हमारे हिस्से में आया है। अम्मी से कहकर वो कमरा मैंने ले लिया है। आपकी बहुत सी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, मैं इनका ख्याल रखूँगी और आप जब आएंगे आपका कमरा खाली कर दूँगी। वो इतना उदास और दिल गिरफ्तार था कि कुछ नहीं बोल सका। आखिरी नज़र भी इस प्यारे घर पर नहीं डाल सका। चुपचाप सर झुकाए इन सब के साथ चला आया जो अपने होकर भी इसके अपने नहीं थे। ये 3 कमरों का बहुत छोटे से सहन वाला तारीक सा घर था जहाँ वो बिल्कुल अजनबी था। इसकी माँ नानी की बेटी होकर भी नानी से बहुत मुख्तलिफ औरत थीं। ऊंची आवाज़ में बोलना, डांट डपट करना इनकी आदत थी और वो अपनी बोल चाल और अंदाज से सख्त मिजाज की दिखाई देती थीं। घरदारी के सोच झंझट से उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि आशीर पर ख़ास तवज्जो देती। यूँ भी इन्हें ज़्यादा प्यार वसीम से था। वो बच्चों से कहती ज़रूर थी कि आशीर का ख्याल रखो, इसे नानी की वफ़ात का बहुत दुख है। अम्मा ने ज़रूरत से ज़्यादा नाज उठाकर सत्यानाश कर दिया है इस लड़के का। यहाँ जो खाना पकता था आशीर को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो सुबह नाश्ते में अंडा लेने का आदी था। यहाँ अगर इसे अंडा दिया जाता तो बाकी एतराज़ करते। तब आशीर को लगता था वो इसको पसंद नहीं करते। इनके दिल में इसके लिए हसद और जलन है। कभी अबू आशीर पर ज़्यादा तवज्जो दे देते तो शबाना और सलीम ख्याल किए बगैर अबू से खफा होकर बैठ जाते।
वो बहुत अरसे तक घर से दूर रहा है। अगर मैं इससे प्यार करता हूँ तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम लोगों को भी तो प्यार करता हूँ या नहीं? वो बाकी बच्चों को समझाते। अगर ये घर से दूर रहा है तो किसी जंगल में थोड़ा ही रहा है। नानी के घर था और सच तो ये है कि इतनी मोहब्बतें हमारे हिस्से में नहीं आई जितनी नानी ने इस पर निछावर की हैं। हर फरमाइश पूरी करती थी वो इसकी, तब ये इतना मगरूर होता था। हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। अब नानी नहीं रही तो यहाँ आ गया है और हमारे हिस्से की मोहब्बत पर भी काबिज़ हो गया है। बको मत, ये मेरे भी माँ बाप हैं। अगर अब्बू मुझसे प्यार करते हैं तो तुम लोगों को एतराज़ का कोई हक नहीं। चुप करो आशिर, बड़े भाई से इस तरह बात कर रहे हो। अम्मी ने इसे डांट दिया। इसे तमीज़ है ही कब? अपने आप को नवाब साहब समझता है। अगर यहाँ रहता है ना तुमने तो इंसान बनकर रहो, वरना चले जाओ यहाँ से। बड़ा भाई इस पर चिल्लाने लगा। वसीम, ऐसी बात मत करो, ये तुम सबका घर है। अबू आशिर का चेहरा देख रहे थे और बड़े बेटे को मना कर रहे थे। हम तो इसे अपना घर समझते हैं, मगर ये जो महलों से आया है इस यहाँ की हर बात पर एतराज़ है। हर शय में नुक्स नज़र आता है। हमारी माँ के हाथ के पके खाने पसंद नहीं। हमारे बिस्तर गंदे लगते हैं और हमारी बातें बुरी लगती हैं। हाँ अबू, जब इसे इतने एतराज़ हैं तो जाए चला जाए। अलीम भी मुंह बनाकर कहने लगा। क्यों चला जाए और कहाँ चला जाए? तुम लोग ऐसी बात क्यों करते हो? अबू ने कुछ डांट कर कहा। हमारे प्यारे मामू के पास अमेरिका चला जाए। हमारी जान अजाब करने यहाँ क्यों चला आया है? ओहो, हर वक्त की लड़ाई, हर वक्त का झगड़ा। वसीम के अब्बा समझाएं आप इन सबको, अब मिलजुल कर यहीं रहना है तो फिर ये चक क्यों? अम्मी की बात पर अब्बा ने इस्बात में सर हिलाया और देर तक सबको समझाते रहे, मगर दिलों में फासले बहुत थे। यहाँ गुर्बत भी थी और दिल भी तंग थे। कुछ आशिर खुद भी कोशिश नहीं करता था कि इसे यही ख्याल सताता रहता था, वो इन लोगों पर बोझ बन गया है। अभी तालीम अधूरी थी, वो जॉब भी नहीं कर सकता था और अबू ने कहा भी यही था, तुम भाइयों की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर तालीम अधूरी छोड़कर मुलाजमत की कोशिश मत करने लगना। अभी मैं ज़िंदा हूँ और घर का सरबराह हूँ मैं। मेरे होते हुए तुम्हें इन लोगों की बातों को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं। अबू सबसे मुख्तलिफ थे, वो इससे मोहब्बत करते थे, मगर उनकी मोहब्बत सिर्फ इसके लिए नहीं थी। वो इनसे वो सब नहीं कह सकता था जो दिल चाहता था। अम्मी इसे कभी भी खुद से करीब नहीं लगी और उन्होंने भी इससे नहीं पूछा, तुम सबसे अलग थलग बैठे क्या सोचते रहते हो? तुम हमारे दरमियान बैठकर भी हम में नहीं होते। इन्होंने खुद से ही यह अंदाज़ा लगा लिया था। अम्मा के घर में बहुत सुख था, वहाँ खुशहाली भी थी। अब ये ज़िंदगी अशीर को पसंद नहीं आ रही। जब भी वो इसके करीब आती, कुछ कहती तो वो यही बात होती, ठीक है हमारे घर में पैसा कम है, यहाँ आसाइशें नहीं हैं, हम अम्मा की तरह तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। मगर ये भी तो सोचो, अब इसका हल हो भी क्या सकता है? तुम पुरानी बातें भूल जाओ और इस माहौल को अपनाने की कोशिश करो। वो तो अम्मा थीं, अपने साथ ले गईं, अगर ना लेकर जाती तो तुम्हें भी तो इसी जगह पर रहना था। इनकी बातों के जवाब में इसने कभी इन्हें नहीं बताया कि मुझे दौलत की नहीं, आपकी तवज्जो और मोहब्बत की कमी परेशान करती है। मेरे लिए नानो सब कुछ थी और कुल असासा मुझसे बिछड़ गया है। मैं खुद को बहुत अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगा हूँ। मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दें, मुझे अपना समझें। क्या फ़ायदा ये सब कहने से? वो कभी समझ ही नहीं सकेंगी। रात सोने के लिए लेटता तो अपना कमरा याद आ जाता, जिसे अपनी मर्ज़ी से सेट किया था, जहाँ अपनी पसंद और शौक़ की बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर रखी थीं। बानो कहती थी, मैं इस कमरे को इसी तरह रखूँगी और जब तुम आओगे मैं ये कमरा खाली कर दूँगी। पता नहीं इसने वाक़ई मेरी हर चीज़ का ख़्याल रखा है या इस वक़्त यूँ ही मुझसे कह दिया था। इसका जी चाहता था जाकर अपना घर, अपना कमरा देखे, मगर जाए तो किसके पास? और अब वहाँ इसका रहा भी क्या है? और वो घर भी तक़सीम हो चुका है, दीवारें उठ चुकी हैं। कितनी जल्दी की इन सब लोगों ने, जैसे नानों के जाने के इंतज़ार में ही बैठे हुए थे। कितने खुदगर्ज़ और कैसे ज़ालिम लोग हैं ये। बड़े भाई वसीम की बात तय थी। अम्मी घर के कामों से फारिग होती तो बाजार चली जाती या घर में ही दुपट्टों पर गोटे किनारी टांगती रहती। इन्हें बहुत शौक था वसीम की शादी का। बाकी बहन भाई भी काफ़ी पुरजोश थे। अक्सर शाम को वो सब इकट्ठे होकर बैठ जाते और इसी सिलसिले में बातें करते रहते। नत नए प्रोग्राम बनाए जाते, आपस में हंसी मजाक भी होता। वसीम को छेड़ा जाता। छोटे से घर में आवाज़ें हर कोने में सुनी जा सकती थी। अपनी और सलीम अलीम के मुश्तरका कमरे में लेटा वो भी ये सब सुनता था, मगर ना कभी खुद जाकर इन महफ़िलों में शरीक हुआ और ना कभी उन्होंने बुलाया। गुज़रते दिनों में बजाय इनके करीब आने के वो दूर होता चला गया और इसने ये भी फ़ैसला कर लिया था, तालीम मुकम्मल होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे नहीं रहना इन निकम्मे और बददिमाग भाइयों के साथ। वसीम के ससुराल से कुछ लोग आए थे, अम्मी इसे भी बुलाने आईं। साथ ही ये भी कह दिया, अब वहाँ पर यूँ मुँह बनाकर ना बैठे रहना। क्या सोचेंगे इसके ससुराल वाले, कितना बदमिज़ाज लड़का है। अब इन्हें ये तो इल्म नहीं कि तुम्हारा मिजाज ही ऐसा है। मेरा मिजाज ऐसा था नहीं, बना दिया गया है। पलट कर बड़ी तल्ख़ी से कहा था इसने,
क्यों हम कौन सा जुल्म तोड़ रहे हैं तुम पर? पता नहीं कैसा ज़हन पाया है तुमने और फिर बदतमीज़ भी हो। मेरी किसी औलाद ने यूँ आगे से ज़ुबान नहीं चलाई मगर तुम्हें छोटे-बड़े का ना अदब है ना लिहाज़। वो जो मेहमानों से मिलने के लिए उठ खड़ा हुआ था फिर बैठ गया और बोला मेरा वहाँ आपके बेटे के रिश्तेदारों में ना जाना ही बेहतर है। फिर कुछ कह दिया तो आपको और आपके लाडले को बुरा लगेगा। वसीम से तो तुम्हें ना जाने क्या बैर है, बाकी सब बहन भाई इससे प्यार करते हैं, इसकी इज़्ज़त करते हैं और करें भी क्यों ना। उसे भी तो सबका इतना एहसास होता है मगर तुम्हें इन बातों की क्या परवाह। तुम सिर्फ अपने लिए सोचते हो और अब उठो चलो मेरे साथ। मैं इन लोगों से कह कर आई हूँ कि अपने बेटे को लेकर आती हूँ, तो अब जाकर कह दें घर पर नहीं है। मैं क्यों ख्वामखा में झूठ बोलूँ? अगर तुम्हें तुम्हारे अब्बा ने चलने को कहा होता तो कभी इनकार ना करते। मेरी तो हर बात ना मानने की कसम खा रखी है तुमने। अब्बा मुझसे प्यार करते हैं और जो प्यार करे उसकी बात मानना ही होती है। तो क्या मैं दुश्मन हूँ तुम्हारी? नफ़रत करती हूँ तुमसे। तौबा मेरे अल्लाह, कैसा दिमाग है इस लड़के का, पता नहीं क्या उल्टी-सीधी सोचता रहता है। और अब भी बता दो नवाब साहब चल रहे हो या नहीं? तब वो ना चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ, इनके साथ छोटे से ड्राइंग रूम में आ गया जहाँ इस वक्त वसीम के सास-ससुर और एक खातून और मौजूद थीं। खूब ज़ेवर पहने, शौक से कपड़े और तेज़ मेकअप, हालाँकि ये सब इनकी उम्र के लिहाज से बहुत मज़ाहिका ख़ेज़ लग रहा था। ये मेरा भाई है आशीर, बताया था ना अम्मी ने, इसे हमारी नानी जान ने पाला था। आज तो मरियम का मूड भी बड़ा खुशगवार था और बड़े प्यार से इसने आशीर का तारुफ करवाया था। आओ बेटा आओ, इधर मेरे करीब आकर बैठो। लदी भद्दी खातून ने सोफ़े पर अपने करीब इसके लिए जगह बनाई। वो खामोशी से आकर बैठ गया। नाम तो बड़ा प्यारा है और नाम से ज़्यादा सूरत प्यारी है। खातून ने ख्वामखा ही कहका लगाया। वसीम और अम्मी ने भी साथ दिया। जितनी देर भी वो लोग बैठे रहे इससे बातें करते रहे। खातून ने चाय भी खुद बना कर दी और ज़बरदस्ती समोसे भी खिला दिए। वो हैरान होता रहा और वसीम का मूड भी समझ में नहीं आ रहा था। इसे तो अपने ससुराल वालों का आशीर को अहमियत देना ही बुरा लगना चाहिए था, मगर आज तो वो खुद भी आशीर के साथ बड़े अच्छे मूड में बातें कर रहा था। मेहमानों ने और ख़ासकर इन खातून ने जाते हुए आशीर को अपने यहाँ आने की ताकीद की और इसके कुछ कहने से पहले अम्मी ने कह दिया, ये ज़रूर आएगा, मैं इसे लेकर आऊँगी, हम मुंतज़िर रहेंगे, हमें आपका बेटा बहुत अच्छा लगा है। वो लोग चले गए। आशीर कुछ भी कहे बगैर फिर अपने कमरे में चला आया और किताब उठाकर पढ़ने लगा। फिर इसके सामने उन लोगों की कोई बात नहीं हुई। एक हफ्ते के बाद अम्मी और वसीम जाने के लिए तैयार हो रहे थे और अम्मी ने अलीम से कहा था कि आशीर से कहो अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। इसने साफ इनकार कर दिया। तब अम्मी खुद चली आईं। मैंने अलीम के हाथ पैगाम भेजा था, तुमने इनकार क्यों कर दिया है? मैं कहीं नहीं जाना चाह रहा, पढ़ना है मुझे। तुम्हें याद ही होगा एक हफ्ता पहले वसीम के ससुराल वाले आए थे। इनके साथ एक अमीर सी औरत भी थी। वो वसीम की मंगेतर की रिश्ते की चच्ची हैं। काफ़ी बड़ा कारोबार है इन लोगों का और 2 ही बच्चे हैं। वो बेटी के लिए रिश्ते की तलाश में हैं। कहते हैं कार कोठी के अलावा लड़के को अपने बिजनेस में भी लगा लेंगे। बस शर्त यही है लड़का खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा, ठंडे मिजाज का मालिक हो और इनकी बेटी को भी पसंद आ जाए। तो फिर मैं क्या करूं? वो किताब बंद करके इन्हें देखने लगा। कैसे भोले हो, समझे ही नहीं। अरे वो उस दिन ऐसे ही तो वारी सदके नहीं जा रही थी। आज सुबह वसीम की सास ने पैगाम भेजा है कि उन खातून ने तुम्हें पसंद कर लिया है। आज हमें बुलाया है अपने यहाँ। वहाँ उनकी बेटी भी तुम्हें देख लेगी और इनके शौहर से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मुझे इनके बिजनेस और बेटी दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं। बेटे तुम अभी ज़िंदगी की ऊंच नीच को समझते नहीं हो, तुम्हें मुश्किलात का अंदाज़ा ही नहीं है। अगर किस्मत मेहरबान हो रही है तो अपनी नादानी से ये मौका ना गंवाओ। आप ये किस तरह कह रही हैं कि किस्मत मेहरबान हो रही है? ये मेहरबानी नहीं तो और क्या है? बैठे-बिठाए इतनी दौलत के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी यहाँ से ना सिर्फ तुम्हें फ़ायदा होगा बल्कि तुम्हारे बाकी भाइयों को भी भला हो जाएगा। तो यूँ कहें ना, आपको असल में फ़िक्र तो अपने बेटों की है। क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? मुझे तुम्हारा ख़्याल नहीं है? इसने कोई जवाब नहीं दिया मगर जवाब उसके चेहरे पर साफ लिखा था। मैंने बड़ा गलती की तुम्हें अम्मा को देकर। गलती नहीं, एहसान किया है आपने मुझ पर और फिर तुम मुझे इस एहसान का ये बदला दे रहे हो। हम में से किसी को इस काबिल भी नहीं समझते कि अपना समझ लो। हम पर एतबार ही नहीं है तुम्हें। एतबार तो दिया जाता है, खुद से तो पैदा नहीं हो सकता। ये लंबी बहस है, तैयार हो जाओ, वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर वो अमीर लोग हैं, इतना बड़ा कारोबार है, सौ मसरूफियात होंगी। ज़्यादा इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है। मुझे ले जाना क्या ज़रूरी है? इतने तो बेटे हैं आपके, किसी और को ले जाएं। ज़रूर ले जाती किसी और को, मगर मुसीबत यह है कि इन्हें तुम पसंद आए हो। इनके अंदाज में अब खासी जुल्लाहट थी। मुझे पसंद नहीं है और मैं इस तरह शादी करना भी नहीं चाहता।
था। ससुराल के टुकड़ों पर पलना मुझे अच्छा नहीं लगता और जो भी कमाऊँगा अपने ज़ोरे बाजू से कमाऊँगा और सर उठाकर जीऊँगा। फ़िलहाल तो तुम हमारे साथ चलो, एक नज़र उनका घर और लड़की को देख लो। नहीं, जब मैंने खुद को नहीं बेचना तो फिर ये सब करने का क्या फ़ायदा? तुम हद से ज़्यादा खुद गर्ज़ हो और मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। भेजती हूँ तुम्हारे अब्बा को यहाँ, फिर देखती हूँ कैसे इनकार करते हो। मेरी तो हर बात से इनकार की कसम खा रखी है तुमने। ये बात नहीं है अम्मी, मगर वो इसकी वजाहत सुने बगैर ही चली गई। उफ़, क्या था मैं और क्या हो गया। नानो, आप तो मुझे राजा बेटा कहा करती थीं और आज आकर देखें तो अपने राजा को। अम्मी और वसीम चले गए। आशिर का दिल बहुत बोझल हो रहा था। नानो की मोहब्बतें, इनका प्यार बहुत याद आ रहा था। अम्मी और वसीम रात को खासा लेट आए। इस वक्त इनके इंतज़ार में सभी जाग रहे थे और सबको बेचैनी थी आशिर के न जाने पर इन लोगों ने क्या कहा होगा। आशिर भी जाग रहा था मगर वो उठकर गया नहीं, खुद को सोता ज़ाहिर करके बिस्तर पर लेटा रहा। अलीम और सलीम वापस आए, आकर अपने अपने बिस्तरों पर बैठ गए और इसे सोता जानकर बातें करने लगे। दोनों को इस पर काफ़ी गुस्सा था। अलीम कह रहा था, अगर आशीन मान जाता तो हम सब का भला हो जाता। मुझे तो लगता है इसने सिर्फ हमारी दुश्मनी में इनकार किया है। ये नहीं चाहता कि हम अच्छे दिन देखें। याद नहीं जब नानी अम्मा के पास रहता था तब हमारे घर आना भी पसंद नहीं था। अब भी अगर मजबूरी ना होती तो ये कभी यहाँ ना आता। तुम ठीक कह रहे हो भाई, ये हम सब से जलता है, हमें खुशहाल देख ही नहीं सकता। अम्मी को चाहिए इसे साफ साफ कह दें, अगर हमारी बेहतरी इसे पसंद नहीं तो चला जाए यहाँ से। अम्मी ऐसा नहीं कह सकती, वो हमें ही सब्र का दर्ज देंगी और कहेंगी आशिर भाई है तुम्हारा। भाई, अलीम ने नफरत से कहा और लेट गया और वो दोनों तो सो गए मगर आशिर फिर सारी रात नहीं सो सका। वो रोना नहीं चाहता था मगर आंखें थी कि बरसती ही जाती थीं। सुबह सर में शदीद दर्द और बुखार था मगर इसने किसी से नहीं कहा। वो नाश्ता किए बगैर ही कॉलेज चला गया। वसीम की शादी के दिन करीब थे। अब्बा के रिश्तेदार जिनसे वो पहली बार मिल रहा था इसे हैरत और रश्क के साथ देखते और हर किसी ने अब्बा से ये बात कही, तुम्हारा ये बेटा तो बहुत ही प्यारा निकला है। और अब्बा एक फ़ख्र से मुस्कुरा दिए। वहीदा खाला की फैमिली भी आ गई थी। नौरीन अम्बरीन पहले किसी बेतकल्लुफ़ी से मिली थीं, हंस रही थीं, मजाक कर रही थीं मगर वो सिर्फ मुस्कुरा ही सका और इस मुस्कुराहट में भी एक थकन थी, मानो हमेशा की तरह दूर दूर से ही दिखती रही। और जो कुछ इसकी बहनें आशिर के करीब आकर भी नहीं समझ सकीं वो इतने दूर से बानो ने देख लिया। आशिर बहुत उदास है, वो अंदर से टूट फूट चुका है। वो अपने ही भाई बहनों में भी पराया है और अपनों में पराये होने के दुख को बानो से बेहतर कौन समझ सकता था। वो बचपन से अपनों के होते हुए तन्हा थी। इसने बहुत साल पहले ही आंसुओं को सबसे छुपाना और अंदर ही अंदर उतार लेना सीख लिया था। मगर आशिर, उसे तो नानों ने बड़े प्यार से पाला था, उसकी हर ख्वाहिश वो पूरी करती आई थीं। इसे तो कभी किसी दुख से वास्ता ही नहीं पड़ा था और अब जब नानो दुनिया में नहीं है तो इसे कैसे कैसे दुख सहने पड़ रहे हैं। ये क्या से क्या हो गया है। उसका जी चाहा था आशिर के पास जाए, तसल्ली दे, मगर वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। हमेशा से कम गो थी, दिल में आती बात को लफ्ज़ों में ढालना इसे आता ही कहाँ था। वो दूर ही दूर से इसे देखती और इरादा करती अब इसके करीब जाएगी, इससे बात करेगी, मगर हर बार आवाज़ साथ छोड़ देती। आखिर मैं इतनी ज़्यादा बुज़दिल क्यों हूँ। अब ऐसे वक्त में जब इन्हें मेरी ज़रूरत है मैं तब भी चुप हूँ। वो खुद से उलझने लगी। मानो आशिर की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। आशिर भाई, आप इसे सामने पाकर जहाँ हैरत थी वहाँ खुशी भी। वो खुद मुखातिब हुआ था। शायद अब मैं भी कुछ कह सकूं। बानो, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे चाय बना दोगी? अंदाज सवालिया था। आशिर भाई, आप हुक्म करें, मैं क्यों इनकार करूंगी। इसके अंदाज पर बानो का दिल दुख गया था और आवाज़ भरा गई। क्या बात है, क्या तुम रो रही थीं? उसकी नम आंखें आशिर से छुपी नहीं रह सकीं। हाँ, बस यूं ही। इनकार मुकम्मल नहीं था। एतराफ़ करके वो जल्दी जल्दी हथेली की पुष्ट से आंखें पोंछने लगी। क्या बात है बानो, मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सका तो ज़रूर करूँगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो बता नहीं सकी। मैं तो तुम्हारे दुख पर रो रही थी। जब वो चाय बनाकर लाई आशिर यहीं लेटा हुआ था और दाएं हाथ से सर दबा रहा था। मैं दबा दूं आशिर भाई? वो कप इसके करीब रखकर पूछ रही थी। नहीं बानो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आप इस तरह बात नहीं करें, मुझे बहुत दुख होता है आशिर भाई। बानो, आशिर ने सिर्फ इतना कहा था मगर सब कह दिया था। वो तो जैसे आज बानो को समझा था और समझकर हैरान दिखाई देता था। जी आशिर भाई, मैंने आपको हमेशा बहुत बाएतमाद और नानी से लाड उठवाते हुए देखा है। पता है, मैं सोचा करती थी आप दुनिया के खुशनसीब तरीन शख्स हैं
और मैंने आपसे कभी हसद भी महसूस नहीं किया। बस आपको खुश देखकर मैं भी खुश हो जाया करती थी। मुझे कभी वो मोहब्बत नहीं मिली जो मैं चाहती थी। मेरा रंग काला है, जबकि मेरे बाकी बहन-भाई गोरे रंग के मालिक हैं। मेरी सूरत भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं हमेशा अपनी बहनों के मुकाबले में पीछे रही, बल्कि पीछे कर दी गई। हर जगह मेरा मज़ाक उड़ाया गया और मैं लोगों में बैठते हुए भी घबराने लगी। बहुत बचपन में एक बार हम सब नानों के घर जमा थे। किसी बच्चे से ग्लास टूट गया था और सब ने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया था, मगर आपने मेरी साइड ली थी, सबको डाँटा था और तब से मेरे दिल में आपकी बहुत कदर है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, कर नहीं सकी थी, मगर हमेशा आपका वो एहसान मुझे याद रहा है। मुझे तो ये वाक़या याद ही नहीं, तब आपके पास बहुत खुशियाँ थी, आप बड़े मगन थे। मैं तब भी आज की तरह ही अकेली थी और मुझे वो बात बहुत अच्छी तरह याद है, मैं कभी नहीं भुला सकती। हाँ, मानो ये सच है, तब वाक़ई मेरे पास एतमाद था, मोहब्बत थी और मैं बड़ा मगन था। मैंने ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे ये सब कुछ छिन भी सकता है। ऐसा वक़्त भी आ सकता है जब ये मोहब्बतें ख्वाब हो जाएँगी और मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊँगा। मैंने आपका कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ है जैसा आप छोड़कर गए थे और मैंने आपका बहुत इंतज़ार भी किया, आप आए ही नहीं। मैं यहाँ उलझ कर रह गया था और फिर हिम्मत भी नहीं पड़ी। जिस घर को नानी ने बड़े प्यार से सँवारा था, अब वो बढ़ चुका है। इसमें दीवारें उठ गई हैं। मैं वहाँ जाता तो भी मुझे अपना वो घर कहीं दिखाई न देता, जहाँ मैं नानों के साथ रहता था। बानों के आ जाने से वो कितना बहल गया था। घर में रौनक थी, बातों और हँसी की आवाज़, चूड़ियों की झनकार, कपड़ों की चमक-दमक। लड़कियाँ कभी मैचिंग चूड़ियाँ लेने बाज़ार जा रही हैं, तो कभी कोई और चीज़, मगर बानो ना इन बातों और हँसी में शरीक थी और ना ही इसे शॉपिंग करना थी। इससे बड़ी 2 खूबसूरत बहनें थीं और जैसे सारे हक़ इन्हें ही हासिल थे। बानो ने अगर कभी माँ से किसी चीज़ के लिए कहा भी, तो बड़ी में से किसी एक ने बड़ी फ़राख़दिली से अपनी इस्तेमालशुदा चीज़ें इसे थमा दीं, ये कहकर कि जब घर में मौजूद है तो फिर फ़िज़ूल खर्ची क्यों करें, तुम यही रख लो, और फिर जब खुद ज़रूरत पड़ती तो नई खरीद लेती। वो आम सूरत वाली आम सी लड़की है और किसी अच्छी चीज़ पर इसका कोई हक़ नहीं। ये फ़ैसला कहे बगैर ही इस पर वाज़िया कर दिया गया था। सारे हंगामे से आशिर भी अलग-थलग था। हालाँकि खाला और इनकी दोनों बेटियाँ इसे बहुत कहती थीं। इसकी खामोशी और उकताहट पर हैरान भी होतीं, समझाती भी, मगर इसने फिर भी ये रवश नहीं बदली। इसके दिल में कितना गुबार है, वो नानों के बाद किसी सहारे की तलाश में है, कोई सच्चा दोस्त, हमदर्द, गमख्वार। वो तो शिद्दत से मुंतज़िर था और अब बानो मिली तो सब कह दिया। वो तवज्जो से सुनती और अपनी भी कह देती कि सुनने वाला हमदर्द लगता था। इन चंद दिनों में इन्होंने कितनी बातें की, बहुत आम सी बेज़रर छोटी-छोटी बातें, मौसम पर तबसरे, रात की तारीकी और चांदनी रात पर बात। तब ही बानो ने इसे बताया, मुझे नानी अम्मा के लगे दरख्तों से बहुत खौफ आया करता था और ये भी कि मैं शुरू से ही बहुत डरपोक और ज़रा से दिल वाली लड़की हूँ। मुझे कभी भी पनाह नहीं मिली, मगर फिर भी मैं अपनी तन्हाई और अकेलेपन से समझौता नहीं कर सकी। मैं हर आँख में झाँकती रही हूँ, मैं मतलाशी रही हूँ। कभी वो सादा से जुमलों में अपनी कैफ़ियत बयान कर जाती, मगर अक्सर इसकी खामोशी ही आशीर को ये सब बताती रहती और वो कहता, नहीं, मैं कभी भी अकेला नहीं रहा था, मैं हजूम में था और मेरे पास सोचने समझने का वक़्त ही नहीं था। मैं किसी भी बात को गहराई तक सोच ही नहीं सका था, मुझे सिर्फ़ ज़ाहिर से मतलब होता था। मैंने कभी मौसमों के बारे में सोचा, ना ही चाँद की चाँदनी और रात की तारीक उदास खामोशी को महसूस किया। मैं सिर्फ़ आवाज़ें सुनता था, मगर अब आवाज़ें खामोश हैं, अब सुनने की हिस्स बेकार हो चुकी है। अब मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। आवाज़ अब भी है, अगर आप सुनें तो। बानो को ये कहने के लिए बड़ी हिम्मत दरकार थी और यह हिम्मत उसमें नहीं थी। वो बता रहा था, अब मैंने ज़िंदगी के रवैयों को देखा है, समझा है और ये जाना है, लोग बहुत खुदगर्ज़ हैं और वफ़ा की शदीद कमी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बानो ने बेसाख्ता कहा था और पलकें झुक गई थीं, लरज़ रही थीं। आशिर ने शाम की हल्की तारीकी, हल्की रोशनी में ये मंज़र देखा था, मगर बोला कुछ नहीं था। क्या वो समझा नहीं, ये समझ कर भी अनजान बन गया। मानो बड़ी बेचैन थी और इस सवाल का जवाब इसे नहीं मिल रहा था। क्या बात है, तुम आशिर के बहुत आगे पीछे रहती हो? अम्बरीन के अंदाज में बड़ी सख्ती और सर्जनेश थी और बानो के पास जवाब में कहने को कुछ नहीं था। वो हमेशा की तरह सर झुकाए किसी मुजरिम की मानद खड़ी थी। तुम क्या समझती हो, यूं आगे पीछे रहोगी तो काबू कर लोगी उसे? वो तुम्हारी सूरत पर मर मिटेगा? बेवकूफ़ लड़की, ख्वाब देखने से पहले आईना तो देख लेती। ख्वाब देखने से पहले कभी किसी ने आईना देखा है और नसीब कभी सूरत से मशरूत हुआ है? वो कहते कहते रुक गई कि आशिर ने एतबार का कोई खुश रंग फूल इसे थमाया ही नहीं था। वो तो इसकी बात सुनकर भी अनजान बन गया था। पता नहीं इसने समझा नहीं या समझना चाहा ही नहीं। वो अम्बरीन का तंज और लहजे की काट भूल गई और यही फ़िक्र सताने लगी। दिल बुरी तरह सहमा और उदास हुआ।
आज वसीम की मेहंदी थी। लड़कियां दुल्हन के यहाँ जाने की तैयारी कर रही थीं और वह छोटे से घर के एक गोशे में बैठी बार बार हाथ की लकीरों को देख रही थी। उसे ये लकीरें पढ़ना नहीं आती थीं और इन लकीरों की कहानी क्या है इसने कभी किसी के सामने हथेली फैलाकर ये पूछा भी नहीं था। मगर आज वो बेचैन थी। इसे एक ही सवाल तंग कर रहा था। मानो तुम यहाँ बैठी हो, सब लड़कियां तैयार हो रही हैं, क्या तुम नहीं जाओगी? आशीर ने इसे ढूंढ लिया था। नहीं, मेरा जी नहीं चाह रहा, इसने झुके सर के साथ धीरे से कहा। आज मेरा दिल भी बहुत उदास है। ये कितनी अजीब बात है बानो। हमारे चारों तरफ इस वक्त खुशियां ही खुशियां हैं, मगर हम फिर भी उदास हैं। फिर खुद ही कहने लगा, नहीं उदास है, नहीं उदास थे। पता है, जब तुम मेरे पास होती हो तो उदासी मुझसे दूर हो जाती है। आप आए ना कभी उस घर में जहाँ इतने साल गुजारे हैं। मैं आपके कमरे को छोड़ दूंगी। वहाँ रहते हुए मुझे हमेशा यही एहसास रहा है कि ये सब आपका है और मैं बस इसकी हिफाजत के लिए यहाँ बैठी हूँ। ये सब मेरे पास अमानत की तरह है। जिस रोज़ आप आएंगे मैं आपके हवाले कर दूंगी। आप आ जाएं। और ये भी तो हो सकता है बानो कि मेरी हर शय तुम्हारी हो जाए। हर शय भी और मैं भी। बानो ने एकदम से सर उठाकर इसे देखा और फिर इतनी ही तेज़ी से दोबारा झुका लिया। उसे इस सवाल का जवाब मिल गया था जो वो कब से सोच रही थी। आशीर मुस्कुराकर इसके करीब बैठ गया और इसका हाथ हाथों में लेकर बोला, आज हमारे गिर्द कितनी खुशियां हैं। हर चेहरा दमक रहा है। हंसी और बातों की आवाज़ें हैं, मगर मुझे लगता है जितनी खुशी इस वक्त हमारे पास है इतनी किसी और के पास नहीं। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और बानो ने इस बात में सर हिलाया। वो वाकई ठीक कह रहा था। सारी खुशी दिल के साथ वाबस्ता है। दिल खुश हो तो वीरानों में भी गीत सुनाई देने लगते हैं। मानो बचपन से तन्हाई और खौफ के जंगल में थी। आशीर ने हाथ थामकर इसे इस कैद से रिहाई दिला दी थी और आशीर ने एक बार फिर मोहब्बत की दस्तक को महसूस किया था। दरवाज़ा खोलने में देर नहीं लगाई और जुगनुओं को मिट्टी में थाम लिया। मोहब्बत के जुगनू जो अनमोल हैं और किसी किसी के नसीब बनते हैं। ये नावल आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमें इंतज़ार रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।